तेजस्वी यादव का परसेप्शन क्या है लोगों के बीच में? तो उसमें हमेशा ये चर्चा होती है कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है दैट ही बिकम्स द चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। तो आप जनरली देखेंगे स्टेटमेंट यही चलेगा, यार ये लोग अगर सत्ता में आ गए ना तो जीने नहीं देंगे। प्रशांत किशोर क्लेम कर रहे हैं कि जीतेंगे नहीं तो 10 के नीचे नहीं तो 100 के ऊपर। पॉलिटिक्स में आना और जो आप कर रहे हो करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर ये कहना कि मैं सरकार बनाऊंगा तो रहूंगा, नहीं बनाऊंगा, एक स्टेटमेंट 10-20 विधायक है तो उनको बोलूंगा जहां चले जाना है चले जाओ। नो, दैट्स नॉट हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। पुलिस को मारा, पूरा जेल का दीवार उड़ा दिया डायनामाइट से, वहां से फिर अपने दोस्तों को छुड़ा लिया, बहुत बड़ा कांड हुआ। ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर ऑफ अ वेरी सीनियर कांग्रेस पॉलिटिशियन। तो 25 जनवरी की रात को अपना भाषण दे रहे थे देश के नाम दूरदर्शन पे, और दूसरी तरफ जहानाबाद के एक गांव में शंकर बिघा में करीब 23 दलितों की हत्या कर दी जाती है एक नरसंहार में। लेकिन क्या बदला है नीतीश के सरकार में 2005 से 2025 तक? अगर अच्छे से पढ़ गए तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन ज्यादातर वहीं रह जाएंगे। तो युवाओं के पास करने के लिए कुछ नहीं है। नाउ व्हेन यू हैव सच अ लार्ज पूल ऑफ पीपल, उनके पास कुछ नहीं है करने को, सो दे लुक फॉर वेज टू अर्न मनी, और वेज टू अर्न मनी ज्यादातर फिर गलत ही निकल के आएगा अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगा तो। बाकी बहुत सारे कास्ट हैं, मुसहर्स को देख लीजिए, जिनका हिस्ट्री है वो चूहे मार के खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी शो पर आने के लिए। नो, आई एम प्लेजर टू बी हियर। आपके लिए चैलेंजिंग क्या था, स्टार्टअप बिल्ड करना या बिहार की पॉलिटिक्स समझना? दोनों चैलेंजिंग है, लेकिन आई वुड से स्टार्टअप बिल्ड करने में थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी शायद मैं ज़्यादा मानूं, बिकॉज यू नो कि एक सर्टेन प्रोसेस है। यू नो, कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूं तो पता है क्या करने से क्या होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली पता होता है कि हो जाएगा। पॉलिटिक्स थोड़ा ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। यू हैव टू बी इन इट टू अंडरस्टैंड, प्लस कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो इसलिए थोड़ा शायद ज़्यादा मुश्किल लगा, क्योंकि यू नो आप पहले समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या, और बुक लिखने के पहले या पॉलिटिक्स में आने के पहले अगर आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो फिर जो आप लिखोगे या बोलोगे इतना सुपरफिशियल या हल्का होगा दैट यू विल गेट रिजेक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। I didn't want that to happen. So yeah. तो आपको एज एन इंडिविजुअल आप में कुछ चेंजेस आई थ्रू आउट द रिसर्च? I would say yes. बहुत चीज़ें मुझे पता थी क्योंकि मैं उसी जगह से आता हूँ। बहुत चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगा देखी है मैंने, लेकिन जब वो चल रही थी तो उसी समय उनकी चर्चाओं में रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी है, लेकिन फिर भी वो इवेंट्स बस देखी है मैंने, राइट, कि ऐसा हो गया। बट यू नो, टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड बिहाइंड इट, कि ये जो हुआ ये एक आइसोलेशन में इवेंट है या इसके पीछे कुछ इतिहास रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वो समझ नहीं थी पहले मुझे। जैसे चाहे वो क्राइम्स हो, चाहे वो नरसंहार हो, चाहे वो यू नो करप्शन हो, चाहे वो ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो, गवर्नेंस का ब्रेकडाउन हो, वो आइसोलेटेड इवेंट्स लगते थे उस समय कि अच्छा भी हो गया है। बट बुक के दौरान ये समझ में आया कि देयर इज अ लार्जर पैटर्न टू दिस। बहुत पुराना इतिहास रहा है उसका, जो हम यहाँ पे आए हैं ये क्यों आ पाए। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है सरकार में रहते हुए, जिसके सरकार में स्टेट इतनी बुरी हालत में जा रही है, फिर भी उसको वोट क्यों मिल रहा है इतना ज़्यादा कि वो सरकार में रह पा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आने लगी जब मैंने ये बुक लिखी। तो मेरा पहला क्वेश्चन फिलहाल वही था कि बोलते हैं बिहार के लिए कि राजनीति तो यहाँ पे रोज़ बदलती है, लोगों की तकदीर नहीं बदलती। 1990 में भी बिहार पुअर था, पुअर स्टेट था इंडिया में। 95 में भी था, 2005 भी, 2025 में भी अभी वही हाल है। तो लोग क्या देख के वोट देते हैं? अच्छा सवाल है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है कुछ फैक्टर्स जिनको देख के वोट देते हैं वो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल फैक्टर्स नहीं है। जैसे जाति पे बहुत वोट पड़ती है, बाकी स्टेट्स में ही पड़ती है, बिहार में थोड़ा ज़्यादा पड़ती है आई वुड से। बहुत डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि जाति से इन्फ्लुएंस होकर कई बार आप एक ऐसे व्यक्ति को वोट देते हैं जो सबसे अच्छा कैंडिडेट नहीं होता है। दूसरा, आप बाहुबल को देख के वोट देते हैं, या तो उसके डर से या उसके इन्फ्लुएंस से, राइट। कई बार हम आइडलाइज करते हैं ऐसे लोगों को जो बाहुबली हैं, हाँ, राइट, वो हमारे हीरोज बन जाते हैं। बच्चे भी करते हैं फिलहाल, करते हैं ना, तो मैं बड़ा बन के ऐसा गैंगस्टर बन। करेक्ट। और आजकल के टेक के ज़माने में आप रील्स देखेंगे जिसमें कोई एक स्कॉर्पियो से उतर के वैसे चल रहा है अगर बाहुबली टाइप, तो वो यू नो दैट्स द आइडियल स्टेट टू बी इन। गन्स है साथ में, बॉडीगार्ड्स हैं, इसको हम एस्पायर करने लगे हैं, राइट। वो डॉक्टर्स या इंजीनियर से ज़्यादा एस्पिरेशनल है वो, उसको देख के हम वोट देने लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं।
बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल मैटर्स पे पड़ती है। आई वुड से, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं पड़ती, अगर नहीं पड़ती तो नीतीश इतने साल शासन में नहीं होते, राइट। तो उस पर भी पड़ती है वोट, लेकिन शायद उस प्रोपोर्शन में नहीं पड़ती है जिस प्रोपोर्शन में गलत चीज़ों के कारण वोट पड़ती है, विच इज़ अ कास्ट, विच इज़ अ बाहुबल एंड अदर एसोसिएटेड फैक्टर्स। पैसों के इससे बहुत वोटिंग होती है, आप हम सबको पता है, पूरे देश में होती है इनफैक्ट। पैसे बटते हैं, उसके ऊपर वोटिंग जाती है, कौन कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर पा रहा है, खिला पिला पा रहा है, एंड ऑल दोस, उस पर वोट पड़ती है। जैसे एक नया कैंडिडेट मान लो वो कैंपेन करना चाहता है, तो कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसको, या फिर कोई ऐसा प्रोसेस है कि बिना कुछ खर्च किए भी फुल इंटीग्रिटी के साथ कर सकता है कुछ? दोनों एक्सट्रीम्स हैं। देखिए, इतिहास ने हमें सिखाया है कि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग जो एकदम गरीब थे, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, एग्जाम्पल्स अपने पास, जिन्होंने एक एक रुपए का चंदा लिया लोगों से और चुनाव लड़े और जीत गए। अच्छा। आप 77 का चुनाव देखेंगे, जब जनता पार्टी की सरकार, दे कम इन गवर्नमेंट, ज्यादातर कैंडिडेट्स जो थे वो इस कारण से जीते क्योंकि लोग इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, उसकी इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे। तो उस समय पैसे नहीं लोग देख रहे थे, इतना इमोशनली इन्वॉल्व थे पूरे प्रोसेस में। बट दैट डजंट हैपन वेरी ऑफन। वो बहुत रेयर केसेस में या बहुत रेयर कैंडिडेट्स के साथ होगा। ज्यादातर केसेस में अगर आप अच्छे भी हैं, फिर भी यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैंपेनिंग। आप बोलेंगे बहुत अच्छा कैंडिडेट हूं, मेरे आइडियाज है, मेरे पॉलिसीज है, मैं ये कर सकता वैसे हूं, नहीं चलती। समहाउ फिर भी आप दब जाएंगे दूसरे कैंडिडेट्स के सामने जिनके पास बहुत सारे अदर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा हो, लोग हों, हर प्रकार का हो। सो एक सर्टेन अमाउंट तो आपको खर्च करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई वुड नॉट से इम्पॉसिबल, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये प्रशांत किशोर जी अभी जो पदयात्रा कर रहे थे, जन सुराज, तो इसमें भी वो पैसा खर्च कर रहे हैं जितना करना चाहिए कैंपेनिंग में, या ही इज़ रिलाइंग ऑन कि वट एवर इज़ माई आइडियाज़, वैल्यूज़, तो उसको लोग परचेज करके दे विल वोट? इनफैक्ट इट्स द ऑपोजिट। सो व्हाइल ऑन द फेस इट लुक्स लाइक कि एक आइडिया है और जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, बट आप जब थोड़ा सा उसके डेप्थ में जाते हैं तो आपको दिखता है कि जो प्रोसेस है उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि आप गांव में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पलायन पे बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। बट उनके साथ जो पूरा तंत्र है, राइट, दैट इज ऑल पेड स्टाफ। अच्छा। ओके, तो जितने सारे लोग साथ में घूम रहे हैं, जो पूरा टेंट हाउस लग रहा है, जो गाड़ियां हैं, जो सोशल मीडिया पे आप पोस्ट देखते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, सब कुछ, इनफैक्ट जितने भी आप हैंडल्स देखते हैं एसोसिएटेड, नंबर्स एग्जैक्ट तो नहीं पता, 500,000 लोग ऐसे हैं जो मंथली सैलरी पे हैं, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, उनके साथ जो बाइक्स पे चलते हैं, रिपोर्टर्स एंड ऑल। सो एक पूरा महकमा उन्होंने खड़ा किया है, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिसोर्सेज ओनली। अगर वो रिसोर्स को हटा देंगे, सो सेम प्रोसेस, शायद सेम काम कर रहे होते तो उनको 10 साल लग जाता लोगों तक पहुंचने में, उसी बात को पहुंचाने में। तो ये एफिशिएंसी के लिए करेक्ट, जरूरी है। क्योंकि आपने जो रील्स देखे उनके बात करते हुए, ऐसा कैसे हुआ कि ही स्टार्टेड इट एंड यू स्टार्टेड सीइंग इट, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर थिंग, जो पूरा महकमा साथ में चल रहा था, ऑर्गेनाइजेशन था, पूरे टेंट सिटीज लगते हैं उनके, उसमें पूरा खाना बनता है, पूरे स्टाफ होते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है, कम से कम सैकड़ों लोग होते हैं जो उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर अपने अपने हैंडल से उसके रील्स पोस्ट करते हैं। सो पैसे से ही हो पाया ये, वो जरूरी भी है। सो अगेन डिबेटेबल है, मैं वही कह रहा हूं। सी, कई बार आप क्या बोलेंगे कि मेरे आइडियाज जीत जाएंगे, उनकी जीत होगी आज नहीं तो कल। और कई बार आप क्या बोलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को आपको ऑर्गेनिकली लोगों को जोड़ने में अपने तक वो समय लगेगा ही लगेगा, जो ट्रस्ट बिल्ड होने में वो समय लगेगा ही लगेगा। मैं और आप सिर्फ एक बार मिले हैं, मैं कितना भी अच्छा आइडिया लेके आऊं, जब तक वो धीरे धीरे आपको सिंक इन नहीं करेगा, हम 2-3 बार नहीं मिलेंगे, वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, आप मुझे अपना नेता या दोस्त या जो भी नहीं कर सकते लोगों को। एग्जैक्टली। नाउ इस प्रोसेस को स्पीडन अप करने के लिए हम पैसा यूज कर सकते हैं कि मैं आपसे फिजिकली तो नहीं मिल पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, आपके मोबाइल पे 10 बार मैं अपनी बात पहुंचवा देता हूं। बट हाउ डीप रूटेड इज दिस फीलिंग ऑफ कास्ट? जैसे आरजेडी है, लोगों को पता है 1990 से 2005 तक लालू का कैसा जमाना था, अभी भी विश्वास करते हैं लोग ऑन तेजस्वी यादव। सिर्फ यादव कम्युनिटी करता है या सब दूसरे वोटर्स भी वोट करते हैं? सो अब देखेंगे, जब 90 के दशक में जब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, राइट। जनता दल की सरकार बनी थी और उसके बाद 3 कंटेंडर्स थे,
लालू जी थे, रघुनाथ झा थे, रामसुंदर दास, 3 मुख्य कंटेंडर्स थे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके प्रोसेस में इनके साथ नीतीश जी भी खड़े हुए, इनके साथ दूसरे नेता भी खड़े हुए, और ये मुख्यमंत्री का चुनाव, जो आंतरिक चुनाव है विधायकों का, उसमें सफल हो गया। तो उस समय तक ये नेता जो थे, आप बोल सकते हैं एक सोशलिस्ट नेता, पिछड़ों के नेता बोल सकते हैं, थोड़े अदर बैकग्राउंड से बोल सकते हैं। तो उस समय ये यादवों के नेता नहीं थे लालू, लेकिन उसके बाद जब वो सत्ता में आए, और तब बहुत क्लियरली दिखने लगा कि जब वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं या पिछड़ों और दलितों की बात कर रहे हैं, तो उस पिछड़ों में बाकी जातियां नहीं आ रही हैं। इनफैक्ट जो सबसे पहली दरार लालू जी और नीतीश जी के बीच आई भी इसी बात पे आई कि नीतीश जी ने जो एक पत्र लिखा था उनको, बहुत फेमस हुआ, उसमें वही नहीं लिखा उन्होंने कि जब आप सत्ता में, तो हमें लगा कि सब पिछड़ों को अपना हक मिलेगा, लेकिन वो पिछड़े सिर्फ एक जाति पे आके सीमित हो गई, और जो साथ की जातियां सारी पीछे छूटते जा रही, उनको कुछ नहीं दिया जा रहा, और आप सिर्फ एक जाति को दे रहे हैं। तो उसमें अब देखेंगे 2-3 साल बाद ये रियलाइज होने लगा, और लालू जी को भी ये दिखा कि 2 ब्रॉड सोशल अगर जो ये हैं ग्रुप्स हैं वो मुझे सपोर्ट कर दे तो मैं सत्ता में रह सकता हूं, विच इज यादव एंड मुस्लिम्स, मिला के करीब 32% हो जाते हैं, जस्ट क्लिंगिंग टू पावर, और फ्रैगमेंटेड है थोड़ा बिहार का पॉलिटिक्स। सो 32% इज मोर देन इनफ। इनफैक्ट आप बिहार में देखेंगे तो कभी भी आज तक जब लालू जी सत्ता में भी रहे, तो हाईएस्ट वोट परसेंटेज जो उनको मिला है वो 28% है। अच्छा, सबसे ज्यादा, वो भी 95 में, राइट। सो दैट वाज सफिशिएंट फॉर हिम टू बी इन पावर, और इसलिए उन्होंने बाकियों को साथ लाने की, उनको इंक्लूड करने की कोशिश भी नहीं की। एंड वही हुआ है कि अब धीरे धीरे आते आते ना, वो जो पूरी उनकी पार्टी है वो एक तरह से लेबल हो गई है कि भाई ये एक जाति और एक वर्ग की पार्टी है, बस, है ना। तो इसलिए अब देखेंगे कि लार्जली जो उनका बहुत वोकल सपोर्ट बेस आएगा, एंड सोशल मीडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ दिस, रिफ्लेक्टर ऑफ दिस। तो आप जनरली कमेंट्स पढ़ेंगे या जनरली व्यूज देखेंगे, वेरी क्लियरली आपको दिखेगा कि सिर्फ 2 ग्रुप्स है जो बहुत स्ट्रॉन्गली उनको सपोर्ट करते हैं, आधे ग्रुप में थोड़े बहुत आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जीरो है, बट बाकी किसी भी जाति में या ग्रुप में उनको ऐसे नेता टाइप नहीं मानेंगे लोग। तो ये कास्ट जो है, कम्युनिटीज जो है, उनको लगता है कि ये हमारे प्रोटेक्टर है, ये हमारे लिए काम करेंगे, तो इसके लिए वोट देते हैं। ये एग्जैक्टली सो यही सोच होती है, विच इज नॉट ट्रू इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक बहुत अच्छा कोट है कि एक जो लकड़हारा था वो पेड़ काटता रहा और पेड़ कटती रही, क्योंकि उसे लगा कि जो कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी है वो अपनी जाति की है। अच्छा, राइट। सो बहुत सारे आप नेता देखेंगे, इतिहास हमें यही सिखाता है कि जितने भी नेता आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे उठ के आते हैं, ज्यादातर वो समाज के दूसरे वर्गों का तो नुकसान करते ही हैं, वो जिस वर्ग को पकड़ते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, उसका भी कभी फायदा नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लालू जी ने कहा कि मैं यादव्स और मुस्लिम्स का नेता हूं, मान लीजिए बहुत क्लियरली। अब इन्हीं 2 वर्ग को उठाइए आप, 1990 में उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखिए, और 2005 में उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखिए, सेम ही है। सेम क्या, बुरी हुई, क्योंकि पूरे राज्य की बुरी हुई तो उनकी भी बुरी हुई। अच्छा, फायदा किसको हुआ अब उसमें? अब उन्हीं यादवों में जो 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल यादव हैं, जो लालू जी के आसपास है, उनको जरूर फायदा हुआ, जो है उन्होंने बस फायदा लिया। करेक्ट। लेकिन बाकी 14% कुल यादव हैं बिहार में, तो 14% करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या सोच लीजिए, बाकी करोड़ लोगों का फायदा नहीं हुआ, उन 100-150, लेकिन उससे नैरेटिव बन गया, अच्छा इन्होंने एक यादव को बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया, अच्छा इन्होंने एक यादव को मंत्री बना दिया, तो बाकियों को लग रहा है अच्छा हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू थिंक कि उनकी लाइफ में वो अंतर नहीं आने वाला है। हाँ, उनके नाम पर वो सिर्फ होने वाला है। दूसरा, मान लीजिए मुस्लिम्स को उठाते हैं, 1989 में भागलपुर में दंगे होते हैं, बहुत बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, राइट। उसमें सरकारी फिगर से करीब 3000 मुस्लिम्स मारे जाते हैं उसमें, राइट। जब 1990 में लालू जी सरकार में आते हैं तो सबसे बड़ा प्लान यही होता है कि जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, कांग्रेस उनको प्रोटेक्ट करने में सफल नहीं रही, राइट। और तब तक कांग्रेस को मुस्लिम्स वोट देते आते थे, और एक तरह से मुस्लिम्स का फिर विश्वास टूटा कांग्रेस से कि इन्होंने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया, हमको जस्टिस नहीं दिया। 90 में मुस्लिम्स ने भर भर के वोट दिए इनको, जनता दल को, और उसके बाद भी देते रहे। 15 सालों तक ये सरकार में रहे, लेकिन भागलपुर दंगे में जो आरोपी थे, और क्लियर आइडेंटिफाइड आरोपी थे, ऐसे भी नहीं है कि गुमनामा आरोपी हैं उसकी जांच करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाइड जिन पे एफआईआर था, 15 सालों में इन लोगों ने उसको सजा नहीं दिलवाई। अच्छा, क्यों नहीं दिलवाई? इनके खुद के कास्ट से आ रहे थे वो। और फिर जैसे ही नीतीश जी सरकार में आते हैं 2007 में, फिर उनको सजा मिलती है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड कास्ट। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो हु डिड इट बेनिफिट फाइनली? नॉट इवन देम, जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं।
एग्जैक्टली। लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते, जैसे आते हैं नेता और बोलते हैं कि मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा, ये नहीं पूछते कि कैसे दिलवाओगे, वो तो सब बोलते हैं कि आप दिलवा दोगे। एग्जैक्टली। सो इसीलिए दो, एक तो पॉलिटिकल अवेयरनेस वो बिहार में बहुत है, लेकिन ये वाला अवेयरनेस, ये लॉजिक वाला अवेयरनेस एजुकेशन से आता है। एजुकेशन से आता है। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। और है, जैसे अब जो थोड़ा सा एजुकेटेड वर्ग है वो सवाल पूछ रहा है उनसे। अब ये सवाल पूछते हैं, जैसे कोई नेता बोलता है कि मैं हर महीने हर महिला को 5,000 रुपए दे दूंगा, तो पूछता है कि बजट इतने का है तो तुम कैसे दोगे। लेकिन जो एक लार्जर पब्लिक अभी भी है, उस बेचारी को नहीं पता है कि बजट क्या होता है। बजट नाम की एक चीज होती है कि सरकार, और कितना बजट है बिहार का, उसमें कितना पैसा कहां जाता है, वो नहीं पता है उनको। एंड इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि उनको पता होगा, वो कैलकुलेट कर पाएंगे। और इस चीज को बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस लूप होल को या इस ड्रॉबैक को यूज करते हैं। उनको पता है कि इसको नहीं समझ में आएगा, तो मैं बोल दूंगा कि सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। जबकि सरकारी नौकरी जनरली आप सिर्फ 2% पॉपुलेशन को मैक्सिमम, 2 से 3% को आप मैक्सिमम दे सकते हैं किसी भी देश, राज्य, शहर, कहीं भी। बाकी 97-98% का क्या होगा। लेकिन फिर से, तो जितनी शिक्षा जागृत होगी, लोग एजुकेटेड होंगे, तो ये सवाल आने शुरू होंगे। और फिर लोगों को बात करनी पड़ेगी थोड़े से लॉजिकल चीजों पे, अच्छी चीजों पे। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट द पेस इज वेरी स्लो। भाजपा का लीडरशिप वैक्यूम है बिहार में, कोई नहीं है वहां पे। आई वुड से लीडरशिप वैक्यूम नहीं मैं बोलूंगा, बट सो क्या होता है कि जब तक किसी पार्टी का कोई नेता चीफ मिनिस्टर बन नहीं जाता है, सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं 2017 से पहले आपको पूछता उत्तर प्रदेश में कि यार भाजपा में लीडरशिप वैक्यूम है, जीत भी गई तो सीएम कौन बनेगा, तो नहीं बता पाते। करेक्ट, राइट, बिकॉज यू हैड नॉट एनविसाज्ड योगी जी एज अ चीफ मिनिस्टर। दूसरे स्टेट्स में भी आप ऐसे ही देखेंगे, जब तक वो सीएम पहली बार नहीं बने तब तक लगता ही नहीं था कि यहाँ पे पाएंगे। धामी जी जब सीएम नहीं बने थे तो कौन बोलता था कि वो सीएम बनेंगे। राइट, सो मेनी अदर एग्जांपल्स। अभी एमपी में मोहन यादव बने, इन राजस्थान में भजन लाल शर्मा बने, कोई नहीं कहता था कि इन लोग सीएम बनेंगे। तो जब तक आप उन पोजीशंस में उनको नहीं देखते हैं, तब तक वो लगता नहीं है कि ही कैन बी अ गुड लीडर। राइट, टू प्रूव योर सेल्फ यू हैव टू बी इन दोज पोजीशंस। So if you ask me, are there people capable of handling those positions? There are. लेकिन वो उनको उन पोजीशंस में डाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कभी भी बिहार में बीजेपी का सीएम रहा नहीं है। वो लोग ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है कोई भी। करेक्ट। तो जैसे सुशील मोदी रहे बहुत सालों तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, तो एक नेता के तौर पे दिखते थे। अभी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स है, फर्स्ट टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स है, तो अभी वो जनता के मन में ना एक तरह से वो सीटेड होता है ना कि अच्छा ये अब वही 2-3 टर्म डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स रह जाएंगे तो आप उनको मानने लगेंगे कि नेता है। So it is more about seeing them in those positions. ये जो माफिया है, लिकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार वाले माफिया, ये इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शंस को? बिल्कुल करते हैं। See, politicians, businessmen, bureaucrats, they are very closely interlinked. क्योंकि पॉलिटिशियंस को चुनाव लड़ने के लिए, पॉलिटिक्स में रहने के लिए पैसों की जरूरत है। सैडली हमारे पॉलिटिक्स में ज्यादातर लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, उनका कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होता है, या एक लीगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। यू डोंट सी प्रोफेशनल्स कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, राइट। तो अब उनको पैसे कमाने के लिए अलग अलग तो फंड करने वाला कौन होगा? फंड वैसे ही लोग करेंगे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे कि ये पार में आएगा तो मुझे मेरी कुछ मदद करेगा। अब ये वेस्टेड इंटरेस्ट वाले वैसे ही होंगे जिनके कुछ इलीगल काम होंगे, या वैसे काम होंगे जिनमें उनको एक्सेप्शन चाहिए होंगे। ट्रंप के सेशन में भी हो रहा है। Exactly. Even in America. Exactly. Everywhere in the world. The rules of the politics are same across the world. Right. तो ये जितने भी माफिया होंगे, चाहे वो बालू वाले होंगे, शराब वाले होंगे, खनन वाले होंगे, मिनरल्स के होंगे, इन सबको पता है कि पॉलिटिशियन की सपोर्ट मुझे लगती है, जब मैं लगती है तो इसीलिए उनको फंड करते हैं। राइट, सेम विद ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स को पता है कि ये पार में आ गया तो ही कैन, मेरी ट्रांसफर हो सकती है, मेरी अच्छी पोस्टिंग हो सकती है, तो इसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। पॉलिटिशियन को पता है कि ये मेरी ज़मीन पे मदद कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा अपने फेवर में रखो। सो इट्स मोर ऑफ अ वेरी गिव एंड टेक काइंड ऑफ सिनेरियो। यूपी में तो चलो गोरखपुर और यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था ये बाहुबली का कल्चर। बिहार में कब शुरू हुआ? पहला बाहुबली कौन था? ऐसा कोई बहुत सी, बाहुबली इज अ वेरी लूज टर्म। ऐसा ऐसा कोई उसका बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं। मीडिया ने उसको बड़ा बना दिया। सो एनीबडी हु wields पावर इज अ बाहुबली। तो पहले के जमाने में जो जमींदार हो गए तो बाहुबली हो गए, क्योंकि बहुत पावर है उनके पास। राइट, तो आजादी के बाद भी जो जमींदार हुए, जमींदारी चली भी गई, लेकिन दे वर स्टिल वेरी पावरफुल।
उसके बाद आप देखेंगे जो इलेक्शंस लड़ने लगे लोग, उसमें से ज़्यादातर अब जो इलेक्शंस लड़ रहे थे उन्होंने कुछ वैसे लोगों को यूज़ करना स्टार्ट किया, लठैतों को अपना बूथ लूटने के लिए, राइट। बिकॉज जो हमारे इलेक्शंस होते थे बैलेट पे होते थे, वो डब्बों में पर्ची जाती थी, और जब शुरुआत हुई थी तब तो वो स्टैंप भी नहीं होता था, उसमें होते थे अलग अलग ऐसे डब्बे होते थे, जैसे 10 कैंडिडेट तो 10 डब्बे है। अच्छा। तो जिसमें आपने पर्ची डाल दी तो उस कैंडिडेट का हो गया। अच्छा। तो हम किसी का डब्बा उठा के ही भाग गए राइट, तो उसके सारे वोट गए। उसके बाद स्टैंपिंग में भी आ गया, तो उसमें क्या है कि मुझे पता है कि इस बूथ पर हमें वोट नहीं मिल रहा है, मैंने जाके उस बैलेट बॉक्स में इंक डाल दिया, सारे उसके स्पॉइल हो गए। तो बहुत बूथ लूट की घटनाएं, और आप देखते हैं आज़ादी से लेकर जब तक ईवीएम्स नहीं आया, एक्चुअली 90 के दशक में तो बूथ लूट अपने एकदम चरम पर था। तो बहुत सारे लोगों ने लठैतों को यूज़ करना स्टार्ट किया, कि उसको जिम्मा दे दिया कि 5 गाँव का जिम्मा तुम्हारा है कि मेरे पक्ष में वोट पड़ना चाहिए। तो एक तो है कि डरा धमका के वो वोट पड़वाना, और अगर कहीं पता है कि नहीं पड़ा है हमारे पक्ष में, तो किस तरह से वहाँ के वोट नहीं पहुँचे सही जगह पे काउंटिंग बूथ तक। तो लठैतों का इस्तेमाल बहुत होने लगा। आप देखेंगे 60 के दशक में पहली बार बेगूसराय से रिपोर्ट की जाती है बूथ लूट की घटना, फर्स्ट रिकॉर्डेड इंसिडेंट ऑफ बूथ लूट है। इनोवेशन हो गया एक मतलब नॉट द राइट इनोवेशन, 67 के इलेक्शंस में, राइट। एंड उसके बाद से इट बिकेम अ ट्रेंड, राइट। इलेक्शंस के लिए यूज होने लगे, ज़मीन हथियाने के लिए यूज़ होने लगे, क्योंकि ज़मीन में बहुत प्रेशर है बिहार में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ज़मीनें बहुत कम है, तो ज़मीन हथियाने के लिए, ज़मीन पे ऐसे भी बहुत डिस्प्यूट्स थे, तो उसके लिए लठैतों का यूज़ होने लगा। एंड ये ही लठैत धीरे धीरे फिर बाहुबली बनने लगे, उनके पार और बढ़ते गए, जिससे लोग डर रहे हैं, और 4 लोग फिर उनके पास सोल्यूशन के लिए जा रहे हैं, उन्हीं की मदद लेने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी पार को और लेजिटिमेसी मिलने लगी, राइट। तो धीरे धीरे वो बाहुबली बनने लगे। फिर यही बाहुबली जब उनको लगने लगा कि हम काफ़ी पावरफुल हो गए हैं, यू नो, देयर आर पीपल हु रिस्पेक्ट मी, हु आर अफ्रेड ऑफ मी, सब लोग मुझे जानते हैं, तो उनको लगा मैं इलेक्शंस लड़ सकता हूँ, तो फिर इलेक्शन भी लड़ने लगे यही बाहुबली। एक शील्ड मिल जाएगा, बिल्कुल, और लेजिटिमेसी मिल जाएगी ना। फिर जैसे नॉर्मल अगर वो एक बाहुबली है आउट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, कल को कुछ हुआ तो पुलिस आके उसको पकड़ सकती है, या कोई भी उसको कुछ, यू नो, एक बार वो विधायक बन गया तो देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस, ऐसी आके पुलिस उठा के नहीं ली जाएगी, राइट। देयर इज अ सर्टेन डिग्निटी टू इट, लेजिटिमेसी टू हिज प्लेस। वो किसी को डांट भी सकता है, बोल भी सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में काम ज़्यादा अच्छे से करवा सकता है। तो पीपल स्टार्टेड फाइटिंग इलेक्शंस, और जो बाहुबली थे वो नेता बनने लगे इनफैक्ट। और वो धीरे धीरे आप देखेंगे 90 के दशक में जितने भी विधायक थे उसमें से मेजॉरिटी, आई वुड से, नॉट द माइनॉरिटी, मेजॉरिटी बाहुबली थे, बाहुबली इन सम और द अदर वे, या। लेकिन अभी मैंने सुना है कि जैसे अशोक महतो है, वो निकल गया 17 साल के बाद। जैसे कोई डेवलप्ड कंट्री होता तो ऐसा नहीं होता कि आप 15-17 साल बाद आ सकते हो बाहर, वहाँ पे 900 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो यहाँ पे ये लोग फिर से आके अभी उसकी पत्नी को टिकट लेके वो लड़ाना चाहता है। सिमिलरली और भी बहुत है जो 10-15 साल में अनंत भी आ गए बाहर। ये कैसे होता है? सिर्फ, और हाई कोर्ट भी ओवरटर्न कर देते बहुत सारे केसेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। सो सी, हमारा जुडिशियल सिस्टम कहता है कि जो उम्र कैद है 14 साल है ना, एंड 14 साल के बाद रिव्यू कर सकते हैं और छोड़ा जा सकता है, गुड कंडक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स पे। जुडिशियली भी से कि, या ना, यू नो, जो प्रिजन है इट्स अ रिफॉर्मेटिव प्लेस, इट्स नॉट अ रिट्रीब्यूशन, से ज़्यादा रिफॉर्मेशन होना चाहिए। अच्छा। तो आप बोलते हो कि 14 साल में जो व्यक्ति होगा उसको समझ आ गई होगी कि हमने गलत किया ज़िंदगी में, उसको सीख मिल गई है, और जनरली छोड़ देना चाहिए। विच इन सर्टन केसेस, इनफैक्ट कोर्ट्स बहुत स्ट्रिक्टली बोलती है कि इन सर्टन केसेस 14 साल लिमिट नहीं है, दे हैव टू बी देयर टिल लाइफ। हमारे यहाँ कैपिटल पनिशमेंट भी मिली है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के लिए। तो अब ये अपना जुडिशियल सिस्टम है, तो आपको उसको लेके चलना पड़ेगा कि अगर somebody has, you know, spent their life in imprisonment, they'll come out. दूसरी तरफ बेल पे बाहर आने का या क्विट होने का दिक्कत क्या है कि कई बार जो जुडिशियरी है वो किसी को कन्विक्ट या किसी को सजा तभी दे पाएगी जब उसके पास वो सबूत है विदाउट एनी डाउट। जो काम पुलिस का होता तो है, बोलते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो काम पुलिस का है, पुलिस पकड़ेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी और फिर उसको डिफेंड करेगी कोर्ट में। कई बार पुलिस चार्जशीट ही नहीं फाइल करती है सालों सालों तक, वो व्यक्ति बंद पड़ा है, उसने अपनी आधी सजा गुजार दी सालों साल तक, और पुलिस चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रही है। कई बार जो चार्जशीट फाइल करती है उसमें इतने लूप होल्स होते हैं, राइट, कोर्ट्स रिजेक्ट देम। कई बार जो गवाह होते हैं वो मुकर जाते हैं, राइट।
क्योंकि अब केस 5 साल चल रहा है, गवाह के साथ सम अंडरस्टैंडिंग बन गई, या जो जिस पे चार्जेस लगे वो इतना पावरफुल व्यक्ति है, विच हैपेंस इन आवर सोसाइटी, कि उसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। और बहुत सारे केसेस, ऐसे केसेस है जिसमें मतलब विच इज एज ऑब्वियस, लेकिन कोई गवाही नहीं मिलता है पुलिस को, राइट? तो पुलिस भी दे आर हेल्पलेस, तो सजा नहीं हो पाती है। इसीलिए जुडिशियरी विल ओनली बी इफेक्टिव व्हेन वी एज अ सोसाइटी एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर विच इज पुलिस, वी एज पीपल, जब तक सब एफिशिएंट नहीं होंगे, जुडिशियरी भी विल नॉट बी एबल टू कन्विक्ट दीज पीपल। अशोक महतो का जो केस है ना, वो थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जांपल, अलग नहीं होगा, मतलब ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो निचली जाति से आते हैं, फिर उनके साथ कुछ होता है जिसके वजह से वो लोग फिर बाद में जाके गैंगस्टर या फिर बाहुबली बन जाते हैं। इनके साथ क्या था, वो सीरीज़ में तो दिखाया है, वो खाकी वाले सीरीज़ में ऐसा लगता है कि ही इज़ अ विक्टिम फर्स्ट, उसके बाद उसने ये सब कांड किया, उसको वो जस्टिफाई भी कर रहा है। सो सी, सीरीज तो ठीक है, फिक्शनलाइज्ड वर्जन्स होते हैं। आई डोंट थिंक अशोक महतो जो उन्होंने किया वो जस्टिफाइड है एनी विच वे, विच एवर कास्ट ही कम्स फ्रॉम, दैट्स इररिलेवेंट। क्योंकि लेट्स से एक अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए इन द वर्स्ट ऑफ द केसेस ही कम्स फ्रॉम, आई थिंक, कुर्मी या कोई कास्ट से आते हैं, राइट? which is not the most backward of the castes. You'll also have to understand the layers of caste. जैसे ओबीसी भी अगर आप देखते हैं, सबसे नीचे आप दलित्स को मानते हैं, राइट? विच इज द मोस्ट बैकवर्ड डिप्रेस्ड क्लासेस। बीच में ओबीसी भी को भी मानते हैं, लेकिन ओबीसी इज नॉट अ होमोजेनस ग्रुप। जैसे उसको बहुत सारे स्टेट्स ने ओबीसी और ईबीसी में बांटा है, राइट? एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट बिहार ने भी बांटा है, आपके तेलंगाना में भी हुआ है, राइट? उसमें भी 2 सब कैटेगरीज बनी। तो जो कोयरीज कुर्मीज हैं वो ईबीसी में नहीं आते, ओबीसी में आते। ओबीसी भी के भी सबसे टॉप पे आते हैं। अच्छा। जो 3 कास्ट हैं बिहार में, जिसको हम इंटरमीडिएट कास्ट भी बोलते हैं कई बार, यादव्स, कोयरीज एंड कुर्मीज, दीज आर एट द टॉप ऑफ द ओबीसी कास्ट, दीज आर जस्ट एट द बॉर्डर ऑफ अपर कास्ट एंड ओबीसी कास्ट। सो नॉट द मोस्ट यू वुड से बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ, जैसे आज के डेट में बिहार में कहीं भी आप इन कास्ट को कम से कम नहीं सुन सकते हैं कि इनको जाति के कारण बहुत प्रताड़ना हो रही है। अच्छा, वो नहीं हो रहा। देयर एज पावरफुल दीज डेज, राइट? तो एक तो, लेकिन दूसरा मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं कि जाति के कारण अगर ही वुड हैव आल्सो गॉन थ्रू समथिंग, बट वॉट एवर ही डिड पोस्ट दैट, जहानाबाद में एक जेल ब्रेक हुआ था, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? जेल ब्रेक में पुलिस को भी मारा। एग्जैक्टली, पुलिस को मारा, पूरा जेल का दीवार उड़ा दिया डायनामाइट से, वहां से फिर अपने दोस्तों को छुड़ा लिया, बहुत बड़ा कांड हुआ था। He was involved in the murder of a very senior Congress politician. So उसको आप किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं कर सकते। He was, and उस एरिया में उस व्यक्ति की दहशत थी। जब वो व्यक्ति पकड़ा गया था तो एक्चुअली उस व्यक्ति को पुलिस ने परेड कराया था पूरे बाजार में, राइट? और लोगों ने उस पर अंडे टमाटर सब फेंके थे, मतलब इतना उस लोग भी गुस्सा करते थे। इसके एक्चुअल फोटोज हैं, आप सर्च करिएगा नेट पे। उसको जूतों की माला पहनाई थी। आई डोंट सपोर्ट दिस, बट उसको जूतों की माला पहनाई हुई है, अंडे फेंके हैं उस पर, टमाटर फेंके जा रहे हैं, दोनों तरफ से लोग पूरे सड़क पर खड़े हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। सो ही हैड अ प्रीटी बैड इमेज। एंड अगेन आई एम सेइंग, नाउ ही हैज सर्व्ड हिज सेंटेंस, ही हैज कम आउट। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसको आप बोलिएगा, हम लोग ये कम से कम मान के चलेंगे कि उसने अपनी सजा पूरी कर ली है, तो एक सही व्यक्ति बन के अब वो बाहर आया होगा। और उसको भी हम लोग चुनाव लड़ने, उसको तो नहीं दे रहे, उसकी पत्नी को चुनाव लड़ने दे रहे हैं। काइंड ऑफ एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी जो, ठीक है ना, उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही, खुशी की बात है। लोग डिसाइड करेंगे कि उसका गुनाह माफी करने योग्य है कि नहीं, वो इतना रिफॉर्म व्यक्ति है कि नहीं कि उसको वोट देना चाहिए। करेक्ट, यही अच्छा है डेमोक्रेसी को लेके। अनंत सिंह और एक कैरेक्टर है, आपने एक अच्छा लाइन लिखा था, आई थिंक क्रिमिनलिटी बिकेम हिज क्रेडिबिलिटी। आई थिंक इसके लिए लोग जो समझना चाहते हैं कि वोट क्यों देते हैं एक कम्युनिटी, एक ही लोग, उसका भी थोड़ा रॉबिनहुड वाला इमेज था। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो सी, जितने भी बाहुबली पॉलिटिशियंस कैसे बनते हैं, या ये बाहुबली भी कैसे बनते हैं? जैसे कोई बाहुबली बनना चाहता है लेकिन कोई उसके पास जा ही नहीं रहा है मदद के लिए, तो मदद किसकी करेगा? तो बाहुबली तभी लोग बनते हैं जो जब स्टेट की जो मशीनरी होती है वो इनफेक्टिव होती है, एब्सेंट होती है। सो फॉर एग्जांपल, किसी के साथ कोई एक क्राइम हुआ, वो पुलिस के पास जा रहा है, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है, तो उसके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं, वो क्या करेगा? वो किसी आदमी को ढूंढने की कोशिश करेगा जो उसकी मदद कर सकता है। अब तो बहुत हद तक रिफॉर्म्ड है, 90s वगैरह में आप जाएंगे तो एफआईआर लिखवाना अपने आप में बहुत बड़ा काम था। मतलब पुलिस ने एफआईआर लिख लिया तो बहुत बड़े आदमी वो आप गए तो पुलिस डांट के भगा दी, चलो भागो यहाँ से, राइट? मतलब एक तो वो
एक जो कॉलोनियल वेस्टीज है, हमारा लेगेसी है, हम्म, पुलिस इज सीन एज यू नो पावरफुल, अलग फ्रॉम द सोसाइटी। वो सर्विस वाले नहीं देखते हैं उसको, लॉ एंड ऑर्डर की तरह देखते हैं, राइट। किसी को भी पकड़ा दो, झापड़ मार दिया, तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब विच इज आवर लेगेसी। और 90 के दशक में आप एफआईआर नहीं लिखवा सकते थे, तो जब आप एफआईआर नहीं लिखवा पा रहे हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को पढ़ोगे जो सॉल्व कर सकता है आपकी प्रॉब्लम को, तो लोग जाने लगते हैं ऐसे लोगों के पास। तो उसके पास जाता, अगर उसने सॉल्व कर दिया एक बार, दूसरे पक्ष को बुला के उसको डांट दिया या समझौता करवा दिया, किसी तरह से सॉल्व कर दिया, तो अब इस व्यक्ति के लिए भगवान बन चुका है। फिर ये 5 और लोगों को रेफर करेगा। अगर वो व्यक्ति ने 100 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो सोचिए वो नेता बन गया। सो बाहुबली एकदम सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सेंस ऑफ स्टेट मशीनरी है। तमिलनाडु में आपको इतने बाहुबली नहीं दिखेंगे, स्टेट मशीनरी बेटर प्रेजेंट है। गुजरात में बाहुबली नहीं दिखेंगे, स्टेट मशीनरी बेटर प्रेजेंट है। जहां लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होगा, बाहुबली निकलेंगे। ठीक है, तो एक तो वो बाहुबली बने। अब दूसरा क्या हुआ कि जब कोई ऐसे बाहुबली बनता है और आपको अभी भी दिख रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो पुलिस मेरी मदद नहीं करने वाली है, कोर्ट्स पे तो मुझे भरोसा नहीं है, वहां पे कितने साल केस चलेगा, ये व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है इमीडिएट, है ना, और ये खड़ा होगा मेरे साथ, मुझे विश्वास है। अब मैं देखूंगा कि ये पावरफुल है और मेरी मदद करने के लिए तैयार भी है, तो मैं उसको जिंदगी में उसी को वोट दूंगा। तो उसकी जो क्रिमिनलिटी है, जो उसका पावर है, आई ट्रस्ट दैट पावर। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये जब तक पावरफुल रहेगा मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो जो जितना बड़ा पावरफुल है, जितना ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है, एक्चुअली प्रोटेक्टर है हमारा, प्रोटेक्टर है, वो मेरे लिए उतना बड़ा भगवान है, और इसलिए मैं उसको वोट दूंगा। और ये सुना है ये एलिफेंट भी पेट रखा था। उनकी बहुत सारी कहानियां, अनंत सिंह की। अनंत सिंह के पास बहुत इक्लेक्टिक कलेक्शन था पेट्स का, है इनफैक्ट। अजगर सांप, घोड़ा, राइट, हाथी, राइट, ऑल काइंड्स ऑफ पेट्स दैट यू कैन इमेजिन। इनफैक्ट वो राष्ट्रपति भवन गए थे एक बार एक समारोह में, और उन्होंने एक वो बग्गी देखी जिस पे राष्ट्रपति आती हैं, एंटर करती हैं समारोह में, तो उन्हें वो बग्गी बहुत पसंद आई। तो उन्होंने ढूंढ के निकलवाया कि ये बग्गी किसने बनाई है, और उससे फिर अपने लिए वैसे ही एक बग्गी बनवाई। और पटना में इनफैक्ट विधानसभा जाने के लिए ही वुड यूज दैट बग्गी। वो आप उसके वीडियोस हैं इनफैक्ट नेट पे, आप देखेंगे वो बग्गी चलाते हुए, घोड़े आगे है और वो बग्गी है पे बैठ के विधानसभा जा रहे हैं, और बाकी पूरा कैवलकेड गाड़ियों का पीछे पीछे आ रहा है। काफी कहानियां है। इंटरेस्टिंग। आपको लगता है ये जो गुंडा राज का जो टाइम था, जंगल राज का टाइम था, गवर्नर का रोल क्या था तब? ये रिपोर्ट्स लिखते थे सेंटर को? सो 90s जब आप देखेंगे तो स्टेट में सरकार थी जनता दल की, बाद में राष्ट्रीय जनता दल हो गई जब लालू जी ने उस पार्टी को तोड़ा, और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की 90 से 95, फिर संयुक्त मोर्चा की, तो 98 तक आप ऐसे देख लीजिए। तो दोनों तरफ सरकारें सेम गठबंधन की थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस मतलब कोई किसके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हो और किसको कर रहे हैं। तो एक तो वो, दूसरा 98 में वाजपेयी जी की सरकार आई, लेकिन उसके बाद भी देखिए क्या होता है। गवर्नर का जो रोल है वो रोल है एक गार्जियन का, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं है। तो गवर्नर ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं, यार ये क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, देख लीजिए थोड़ा सा। ही कैन नॉट डिसाइड अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट और देयर एफिशिएंसी कि तुम ऐसे ही करोगे। तो जब 90 के दशक में सब चल रहा था, तो बहुत अंत में 99 में आप देखेंगे वाजपेयी जी की सरकार थी, और एकदम पीक पे नक्सलवाद भी था वहां पे। नरसंहार हो रहे थे, हर दूसरे हफ्ते एक नरसंहार हो रहा था, जिसमें किसी एक गांव में पूरे पूरे गांव के जितने मेल मेंबर्स होते थे सबको मार दिया जाता था। तो 99 में 25 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस के पिछली संध्या पे आप देखते होंगे राष्ट्रपति का अभिभाषण आता है देश के नाम, राइट। तो के आर नारायणन हमारे राष्ट्रपति उस समय थे, दलित राष्ट्रपति थे। तो 25 जनवरी की रात को अपना भाषण दे रहे थे देश के नाम दूरदर्शन पे, और दूसरी तरफ जहानाबाद के गांव में शंकर बिघा में करीब 23 दलितों की हत्या कर दी जाती है एक नरसंहार में, राइट। बहुत इस पे हल्ला उठता है। क्या नारायण इसको राष्ट्रीय शर्म बोलते हैं, नेशनल शेम इसको टर्म करते हैं, और बोलते हैं कि मतलब इस देश में दलितों की अगर 23 की हत्या हो जा रही है तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या है। उसके जस्ट एक हफ्ते बाद उसी के बगल वाले गांव में नारायणपुर में फिर 12 दलितों की हत्या कर दी जाती है एक नरसंहार में। तो केंद्र सरकार बोलती है यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब द स्टेट इज नॉट एबल टू कंट्रोल देयर लॉ एंड ऑर्डर, तो इसे तो बर्खास्त करना होगा हमें। तो आर्टिकल 356 लगाते हैं, गवर्नर्स रूल लगा के राज्य सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन इसको पास करने के लिए पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी चाहिए होती है। वाजपेयी गवर्नमेंट के पास होती नहीं है राज्यसभा में, और कांग्रेस इसे सपोर्ट करने से इनकार कर देती है, क्योंकि कांग्रेस साथ में गवर्नमेंट में थी
बिहार में, वो एंड राबड़ी देवी, डिपेंडेंट है। करेक्ट, एंड राबड़ी देवी वापस रीइंस्टेट हो जाती हैं एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। हम्म। एंड एज सुन एज सी गेट्स रीइंस्टेटेड, 10 दिन बाद उसके हम्म। फिर एक सिनारी में नरसंहार होता है जिसमें अपर कास्ट के भूमिहारों की हत्या कर दी जाती है। अच्छा। और उस नरसंहार के बाद राबड़ी देवी से पूछा जाता है कि नरसंहार फिर हो गया आपके यहाँ, तो आप जाएंगे वहां पे गांव विजिट करने? तो कहती है नहीं, मैं उस गांव में नहीं जाऊंगी, वहां के जो लोग हैं वो मेरे वोटर नहीं है, जो भूमिहार से मेरे वोटर नहीं। अकाउंटेबिलिटी गया तेल लेने। हाँ, एंड एंड लुक एट, और दूसरा, कांग्रेस ने जो सिंस इस बिल को सपोर्ट नहीं किया 356 को लगाने को राज्यसभा में, तो कांग्रेस के 23 एमएलए थे उनकी सरकार में, 23 को मिनिस्टर बना दिया गया। मतलब सेंटर भी उतनी ही जिम्मेदार थी जितना हम स्टेट का गवर्नमेंट को बोलते हैं। नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो 90 से 98 तक तो आप देखेंगे तो सेंटर ने कुछ एडवर्स लिया ही नहीं, क्योंकि साथ में ही थे। हाँ। यहां भी वही है, वहां भी वही है, राइट। इनफैक्ट जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी केंद्र में, तो लालू जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम्म। राइट। तो कौन उनके खिलाफ एक्शन लेगा, राइट। हम्म। और जब एक बार वाजपेयी जी ने लेने की कोशिश भी करी 99 में, तो कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया, वापस मुख्यमंत्री बन गई। हम्म। तो फिर तो है कि फिर आप सिर्फ डिपेंडेंट रह सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस आने तक, कि जनता ही उन्हें बाहर करे, और कोई उपाय नहीं आपके पास। करेक्ट। लेकिन क्या बदला है नीतीश के सरकार में 2005 से 2025 तक? 2005 में एक जो बदलाव आया, आप 90 से 2005 देखेंगे, चाहे इकोनॉमी देखें, लॉ एंड ऑर्डर देखें, माइग्रेशन देखें, कोई भी फील्ड देख लें, मतलब एट इट्स वर्स्ट। 2005 में एक बहुत मेजर चेंज ये आया कि 5 से 10 में आप देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में बिहार वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। लॉ एंड ऑर्डर में 2006 में बिहार, नीतीश जी ने एमपीएमएलए कोर्ट्स बनवाए और कहा फास्ट ट्रैक होगी, जितनी भी नेताओं के प्रति केस है, चाहे वो रिजेक्ट हो, एक्विट हो, कन्विक्ट हो, मतलब नहीं, फास्ट ट्रैक होगी। और जितने भी बाहुबली थे बिहार के, जितने भी, सब के सब जेल गए, सब के सब, जो भी 90 के दशक में सबसे बड़े बाहुबली ये होते तो थे। 2006 में, जैसे 2006-7 में शहाबुद्दीन जेल गए, कोई सोच नहीं सकता था कि शहाबुद्दीन जेल जाएंगे। साधु यादव जेल गए, कोई सोच नहीं सकता था। मुन्ना शुक्ला जेल गए, कोई सोच नहीं सकता था। प्रभुनाथ सिंह जेल गए, कोई सोच नहीं सकता था। सुनील पांडे जेल गए, कोई सोच नहीं सकता था। ऐसे जितने भी बाहुबली थे करीब करीब सब जेल चले गए, कोई नहीं बचा, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम हिज ओन पार्टी। So it said, I'll not interfere in the judicial process, पुलिस एंड जुडिशियल प्रोसेस। आप चुनाव जीत के आए हैं, हमारी सरकार में विधायक है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरह अगर पुलिस आपका काम कर रही है, वो चार्जशीट कर रही है, आप कन्विक्ट हो रहे हो, तो जेल जाने में हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ही केप्ट द टू सेपरेट। तो जब सब जेल गए तो एक प्रकार से नैरेटिव बना कि ये बाहुबल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और एक बार कोई बाहुबली जेल चला जाता है तो फिर वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। करेक्ट। हर तरह से आप जब जेल चले जाते हैं तो एक तो उसका जो पावरफुल का मिथ होता है वो उसके आम जनों में टूट जाता है, बस्ट हो जाता है। दूसरा, जब वो जेल जाता है उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत क्रंच आता है, उसके जो फाइनेंसर्स फंडर्स होते हैं उनको भी दिखता है ये भी जेल जा सकता है, तो इससे इतने डरने की जरूरत नहीं है। उसके जो नेटवर्क्स होते हैं उसको नुकसान हो जाता है, उसके रेप्यूटेशन में नुकसान आ जाता है। तो अगर वो साल 2 साल के लिए भी जेल चला गया तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। और दूसरे लोगों को सिग्नलिंग मिलने लगता है कि यार बाहुबली बनने वाला रास्ता बहुत सही नहीं है, आज नहीं तो कल जेल तो जाना पड़ेगा, फ्यूचर नहीं है उसमें। करेक्ट। So law and order improved drastically, I would say drastically। मतलब एकदम, जैसे अगर 2005 को ऐसे बॉर्डर मान ले तो इस तरफ से उस तरफ में किडनैपिंग एज इंडस्ट्री थी, उसमें एकदम स्टीप रिडक्शन आ गया। नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर में उसमें बहुत हुआ, बहुत सारे अच्छे सोशल स्कीम्स लाए गए। सो जैसे हम बात कर रहे थे, मंडल कमीशन 1990 में आया, राइट, और जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन आई। लालू जी ने उसको बहुत भुनाया इस तरह से जैसे कि वही लेके आए हैं टाइप्स, राइट, जबकि वो सेंटर का था। लेकिन उस ओबीसी में, जैसे मैंने कहा, ओबीसी इज नॉट अ होमोजेनियस ग्रुप, उसमें भी बहुत संपन्न है और बहुत कम संपन्न लोग हैं। उसमें आप देखेंगे तो जो ऊपर वाले हैं दे आर ऑलमोस्ट एज गुड एज द अपर कास्ट, और जो सबसे नीचे वाले हैं दे आर एज वर्स एज दलित्स। दैट इज द स्पेक्ट्रम। एंड हेंस जो रिजर्वेशन का बेनिफिट्स है वो आप देखेंगे ज्यादातर जो होता है वो सबसे टॉप लेयर को ही पास होता रहता है, और जो नीचे के कास्ट होते हैं उनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, एक भी नहीं एक्चुअली। एंड दिस कमीशन, रोहिणी कमीशन, जो अभी सेंटर ने फॉर्म करी थी 2017-18 के आसपास, और उसकी रिपोर्ट पूरी तो नहीं आई है, पार्शियल रिपोर्ट आई थी। उसमें एक बताया गया है कि पूरे देश में करीब 26 ओबीसी कास्ट हैं, 2600, एंड उसमें देर आर ऑलमोस्ट 980 कास्ट्स जिनको आज तक रिजर्वेशन का एक भी बेनिफिट नहीं मिला। एंड देर आर ओनली
25% ऑफ दोस कास्ट जिनको रिजर्वेशन का 75% बेनिफिट मिल रहा है, राइट। सो उसके लिए बिहार में ओबीसी ईबीसी का बाइफर्केशन किया गया। सो नीतीश जी साइड की जो ओबीसी में भी ज्यादा पिछड़ी जाती है उनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट बनाया, फिर दोनों का अलग अलग विच रिजर्वेशन। इज राइट इंटेंशन। एग्जैक्टली, ये तरीका तो यही होना चाहिए ना, लेकिन लालू जी ये नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो कहते थे कि जब मैं ओबीसी ईबीसी में बांट दूंगा ना तो मेरा जो ओबीसी कंसोलिडेशन वो ब्रेक हो जाएगा। एवरीथिंग गोज बॉइल्स डाउन टू वोट कहाँ से मिलेगा। करेक्ट। तो 15 साल तक उन्होंने नहीं किया। नीतीश जी आते के साथ उन्होंने ईबीसी का अलग कर दिया और दोनों के अलग अलग सब कैटेगरीज कर दिए। अब ईबीसी कास्ट भी बेनिफिट हो रही है उस रिजर्वेशन बेनिफिट से, राइट। उन्होंने पंचायत में विमेन के लिए 50% रिजर्वेशन कर दिया। जितने भी पंचायत सीट्स हैं 50% विमेन। तो दिस इज सच अ गुड सोशल पॉलिसी, राइट। विमेन रिप्रेजेंटेशन की सिर्फ हम बात करते रहते हैं। उन्होंने बिहार में जो जितनी भी पुलिस में लोग भर्ती होते हैं उसका 1/3 रिजर्व कर दिया विमेन के लिए, which is such a nice. So Bihar today has the highest proportion of females in police force, highest, which is such a nice. उन्होंने उस समय जो स्कूल जाने वाली बच्चियां थी उनके लिए he said कि जनरली बच्चियों को लोग प्राइमरी स्कूल के बाद आगे नहीं जाने देते हैं क्योंकि प्राइमरी स्कूल तो गांव में जनरली होता है, लेकिन सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स थोड़े दूर होते हैं, कुछ गांव मिला के होते हैं। सो 2-4-5 किलोमीटर दूर होगा तो जनरली गर्ल्स ड्रॉप आउट कर जाती हैं प्राइमरी एजुकेशन के बाद, दूर नहीं जाना बोल के, है ना। परिवार वाले भी नहीं जाने देंगे, कैसे आना जाना, कुछ वहाँ पे कोई ऐसा बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब तो है नहीं। तो उन्होंने कहा साइकिल्स देंगे सारी स्कूल जाने वाली बच्चियों को, सेकेंडरी एंड अबव को। तो उन्होंने साइकिल दे दी, ड्रेस दे दिया। अब वो फैमिलीज भी थोड़ा ये हो गए, कॉग्निजेंट हो गए। तो जितनी बच्चियां था, अब स्कूल साइकिल मिल गया तो कोई अदर एक्सक्यूज है नहीं, तो स्कूल का एनरोलमेंट जो उनका था, ग्रॉस एनरोलमेंट वो बढ़ गया। वही बच्चे स्कूल जाके 10th पास की, आज जो सब महिलाएं बनी हुई हैं, देयर इज अ सर्टेन एक सेक्शन पूरा पढ़ गया उसके कारण, उन पॉलिसीज के कारण। सो लॉट ऑफ गुड, वेरी गुड सोशल पॉलिसीज दैट ही ब्रॉट इन एंड अ लॉट ऑफ चेंज। और सबसे बड़ा चेंज मैं बोलूंगा इमेज में। जैसे 90 के दशक में कोई बिहार जाना नहीं चाहता था। कोई बच्चा अगर बोल दे अपनी फैमिली को मैं बिहार जा रहा हूँ, उसके पेरेंट्स नहीं जाने देंगे। परसेप्शन जो है जनरल, जाने ही नहीं देते कि नहीं छोड़ दो, जॉब के लिए क्या, तुम कुछ काम के लिए एक दिन के लिए भी जा रहे हो तो मत जाओ। एक परसेप्शन है, चाहे वहां कुछ हो चाहे ना हो। 2005 के बाद उसको ब्रेक किया गया, उसको बोला गया कि यार ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वी हैव आवर ओन इश्यूज बट इट इज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो दैट आई थिंक इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग। ये जो किडनैपिंग इंडस्ट्री था बिहार में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज पेरेंट्स ऐसा सोचते थे कि आवर चाइल्ड इज़ नॉट सेफ फॉर वेरियस रीजंस, बोलते थे कि आप बाहर जाके पढ़ो बिकॉज ऑफ सच किडनैपिंग काइंड ऑफ। yes I know many of my friends जो सो उस समय भी बिहार में कंबाइंड बिहार, जब झारखंड भी साथ में था, तो झारखंड वाला जो पार्ट है, रांची वाला पार्ट, वो थोड़ा सेफर था, वो थोड़ा क्राइम कम थे। जो तो जो नॉर्थ बिहार के और सेंट्रल बिहार की जितनी फैमिलीज होती थी, अगर थोड़ा सा भी संपन्न है फाइनेंशियली तो अपने बच्चों को रांची पढ़ने के लिए भेज देती थी। और रांची में अगर कोई रिलेटिव है तो उनके यहाँ रख दिया या हॉस्टल में रख दिया, और वहां पढ़ने आते थे बहुत सारे बच्चे। और थोड़े और संपन्न है तो बाहर के स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज दिया। कोई बच्चों को रखना नहीं चाहता था वहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे 2000 क्रॉस होते होते किडनैपिंग्स पहले शुरू हुई थी बड़े किसानों के किडनैपिंग से, फिर जाके वो कन्वर्ट हो गई बिजनेसमैन की किडनैपिंग में, फिर प्रोफेशनल्स के, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और फिर धीरे धीरे बच्चों तक आ गई, क्योंकि बच्चे सबसे आसान होते थे किडनैप करने। स्कूल जा रहे तो पकड़ लिया, उठा लिया, कितना आसान है किडनैप करना। और बच्चों को छुड़ाने के लिए कोई माँ बाप कितने भी पैसे दे देगा, कहीं से भी लाके दे देगा। तो बच्चों की किडनैपिंग अपने आप में कितनी मैसिव इंडस्ट्री बन गई थी कि पेरेंट्स डरते थे अपने बच्चों को वहाँ पे स्कूल भेजने में। दे न्यू कि मतलब देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। और 2004 का जब लोकसभा इलेक्शंस था, 4 का लोकसभा इलेक्शंस, 5 का इनफैक्ट विधानसभा इलेक्शंस वहाँ पे, तो वाजपेयी जी वहाँ पे एक सभा में उन्होंने एक बहुत ये भाषण दिया था और बहुत फेमस हुआ था। किसले और दीपक 2 बच्चे थे जो उसी समय जिनका अपहरण हुआ था, और वाजपेयी जी भाषण देते हैं कि कहाँ है मेरे किसले और दीपक, कोई मेरे किसले दीपक मुझे लौटा दे। एंड इट रेजोनेटेड विद एवरीबडी। सबको लगा कि यार मतलब हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है इनफैक्ट इस पे, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूछा कि क्या किसी बच्चे का बिहार में सिर्फ जन्म लेना इतना बड़ा गुनाह है कि वो मतलब स्कूल भी जाके आ नहीं सकता अपने घर। उसने ऐसा गुनाह कर दिया जन्म लेके इस राज्य में। सो यस, इट वाज एक्सट्रीमली बैड। कौन लोग करते थे ये किडनैपिंग? सी बिहार में उस एरा में देयर वर 0 अपॉर्चुनिटीज।
मैं आज भी नहीं बोलता हूँ कि बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट देयर आर सम एटलीस्ट, उसमें ज़ीरो अपॉर्चुनिटीज़ थे। तो जितने भी युवा होते थे, चाहे वो एक तो पढ़ गए, तो अगर अच्छे से पढ़ गए तो बाहर चले अनएम्प्लॉयमेंट जाएंगे, बहुत होता था। अगर अच्छे से पढ़ गए तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर वहीं रह जाएंगे। तो युवाओं के पास करने के लिए कुछ नहीं है। नाउ व्हेन यू हैव सच अ लार्ज पूल ऑफ पीपल, और वो उनके पास कुछ नहीं है करने को, सो दे लुक फॉर वेज टू अर्न मनी, और वेज टू अर्न मनी ज़्यादातर फिर गलत ही निकल के आएगा अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगा तो जैसे आप ये बता रहे थे, बालू माफिया बनेंगे, कोयला है वहाँ पे तो कोयला में घुस जाएंगे, अगर वहाँ पे कोई पत्थर है तो पत्थर माफिया बनेंगे, इसी तरह की चीज़ें करेंगे। तो किडनैपिंग एक प्रकार से ना धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि कुछ ग्रुप्स हैं किडनैप हो रहे हैं और फिर उनको फिरौती मिल जा रही है। पुलिस तो कुछ करती नहीं है, ऐसे भी इजी मनी। इजी मनी, पुलिस कुछ करती नहीं है, जुडिशियरी में कभी वो कन्विक्ट होते नहीं है, पुलिस कभी ना पकड़ेगी, और पुलिस मैनेज हो जाती है ज़्यादातर केसेस में। इनफैक्ट पुलिस को पता होता है कि कौन है, राइट। तो वो दिख रहा था कि मतलब लेजिटिमेसी एक तरह से गवर्नमेंट की, जैसे ऐसा भी होता ना कि पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है, 4 एनकाउंटर हो गए जो किडनैपर्स थे उनके, तो थोड़ा लोग डर जाते हैं, या कोर्ट ने 4 को सजा दे दी, उनको दिख रहा है कि पुलिस मैनेज्ड है, तो उनको पता है कि आराम से ये एक बिजनेस की तरह उसको देख रहे हैं। तो और दिखा उनको ये तो आसान है, और फिर धीरे धीरे उसमें बहुत ना वो एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप होने लगा। तो अलग अलग उसके पार्ट्स बन गए। तो एक ग्रुप था जो किसी को उठाएगा, फिर वो पास कर देगा दूसरे वाले को, जो उसको स्टोर करेगा उस तो बंदे सप्लाई को, चेन लग रहा है एकदम। हाँ सप्लाई चेन है ना, स्टोर करेगा और नेगोशिएशन करेगा। एक और ग्रुप है, अगर उसको स्टेट से बाहर ले जाना है, हाँ। उत्तर प्रदेश या नेपाल ले जाना है बॉर्डर एरिया से, तो वो है, ट्रांसपोर्टेशन वाला एक ग्रुप है। तो दिखने लगा ना कि अच्छा मेरा काम इतना है, बस मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, मुझे इसको किडनैप करके दे देना है बस दूसरे ग्रुप को, फिरौती वरौती सब वो लोग जाने, मुझे उसको दे देना है, मेरे को 50,000 मिल जाएगा। तो बस मैंने उठा के जाके दे दिया, उसके बाद मेरे को कोई मतलब नहीं, मुझे 50,000 मिल गए। सो ये बहुत आसान लग रहा है ना देखने में, सुनने में, करेक्ट, कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसमें उतरने लगे फॉर इजी मनी, एंड एनीबडी एंड एवरीबडी बिकेम अ किडनैपर। मैंने सुना है सब कॉन्ट्रैक्ट भी देते थे। एग्जैक्टली तो कोई उठा रहा है, किसी को दे रहा है, और सब उसमें पैसे कमा रहे हैं। एंड आप देखेंगे 92 से 2004 तक ऑलमोस्ट 32,000 किडनैपिंग केसेस रिपोर्टेड है। आई वुड से मोस्ट ऑफ द केसेस नेवर गॉट रिपोर्टेड, क्योंकि पता होता है कि अगर पुलिस में चले जाएंगे तो एक तो मारे जाने का डर है, दूसरा अगर पुलिस में गए तो अगली बार वही बंदा अगर किडनैप हुआ तो रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम पुलिस में क्यों गए थे, तुमको फाइन देना पड़ेगा। तो बहुत हजारों केस तो रिपोर्ट ही नहीं हुए, 32,000 फिर भी रिपोर्टेड केसेस थे। तो सोचिए क्या हाल होगी किडनैपिंग एक एक दिन में। जैसे बेतिया जो हेडक्वार्टर्स है चंपारण का, हर दिन वहां से 2 किडनैपिंग्स रिपोर्ट हो रही थी ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज हर दिन 2 किडनैपिंग एक शहर से, छोटे से शहर से, टाउन से। खतरनाक। और इसके वजह से सेफ नहीं है तो पेरेंट्स बोलेंगे दिल्ली चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, यस, क्यों इधर रहना है। दैट इज़ वन। और एक सवाल था, आपको लगता है पॉलिटिशियंस जो होते हैं शेमलेस होते हैं कि मैं करप्ट हूँ, लोग का कोई भी परसेप्शन हो मुझे क्या लेना देना? सो डिपेंड करता है, सारे पॉलिटिशियंस के लिए नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी कॉग्निजेंट होते हैं उनका क्या परसेप्शन है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो थोड़ा सा अवेयर होंगे, या वो नहीं चाहेंगे कि उनका इस प्रकार का इमेज बने। दे वॉन्ट एन इमेज फॉर देमसेल्व्स, राइट, एवरीबडी वॉन्ट्स। जैसे जो बाहुबली है वो चाहेगा कि मेरे से सब डरे, मेरा इमेज ये होना चाहिए, तो कभी भी कोई ऐसा इश्यू आया तो मुझे पीछे नहीं हटना है, 2 गोली चला देनी है तो लगेगा कि अच्छा इनका अभी भी चलती है। कोई थोड़ा अगर एजुकेटेड पॉलिटिशियन हो तो चाहेगा कि उसका इमेज वो एजुकेटेड वाला ज्यादा हो, इन्फॉर्म्ड वाला ज्यादा हो, रादर देन द अदर वे अराउंड, राइट। तो डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दे वांट टू बी सीन एज शेमलेस। कई बार क्या होता है कि सिंस जो हमारा पूरा प्रोसेस है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, वी आर नॉट एबल टू पनिश द पीपल हु डू सम रॉन्ग। जैसे करप्शन किया बच गया, कोई क्राइम किया बच गया, नहीं होता, कन्विक्शन नहीं हो रहा, तो चूंकि पनिश नहीं हो रहे हैं वो लोग, तो इसलिए जो उसका डर होना चाहिए और उसके कारण जो बिहेवियर में चेंज आना चाहिए वो नहीं आता है, और इसलिए वो बहुत रैम्पेंटली उसी चीज को करते रहते हैं और कर पाते हैं और बोल पाते हैं, राइट। एंड हेंस हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि पॉलिटिशियन कि अगर उसने क्राइम किया भी हो तो उसकी हिम्मत ना हो ये बोलने की कि मैंने किया है। वो डर नहीं है, क्योंकि आप देखोगे अगर यूएस में जनरली इलेक्ट्रोक्यूट करते हैं, और यहाँ पे हमने कैपिटल पनिशमेंट को ऑलमोस्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बोले। आपका क्या राय है इसके बारे में? सी
डेमोक्रेसी के हिसाब से ठीक लगता है कि 14 साल हो गया फिर बाद में। सी कैपिटल पनिशमेंट बहुत सारे देशों ने बैन कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि कैपिटल पनिशमेंट देने से इसमें कोई बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। सुधार किससे आता है? देखिए, अ, ऐसा नहीं है कि कैपिटल पनिशमेंट देने से कोई ज्यादा डरेगा और 14 साल के आजीवन कारावास से कम डरेगा। दोनों से बराबर डरेगा कोई, जो मेरी साइकोलॉजिकल समझ है। डरेगा कब आदमी? जब जो कन्विक्शन की सर्टेनिटी है वो बहुत हाई हो। सो मैंने क्राइम किया, पकड़ा ही जाएगा। हाँ, मैं पकड़ा जाऊंगा और चार्जशीट फाइल होगा और मैं कन्विक्ट हो जाऊंगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा और ये सब 3 महीने के अंदर हो जाएगा। ये सर्टेनिटी अगर हुई तो फिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मैटर नहीं करता है कि वो 10 साल है कि 15 साल है कि फांसी है कि ये है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दिस प्रोसेस नीड्स टू बिकम स्ट्रॉन्गर कि मैंने कुछ गलत किया तो बच नहीं पाऊंगा। इन दैट केस योगी का अभी जो है यूपी में, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर। डर है, डर है। एग्जैक्टली तो वही मैं बोल रहा हूं, जब आप ये डर पैदा कर देंगे ना कन्विक्शन का कि गलत करने के बाद बच नहीं पाऊंगा, द फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट इज इमटेरियल अगेन। एंड 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 उसका स्पीड वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया कि अच्छा 10 साल केस चलेगा तो भी फिर मुझे डर नहीं होगा। मुझे पता है कि 6 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा मुझे सजा, तो डरूंगा मैं। एक आइडिया दीजिए, मान लो मैं बिजनेस करने गया अभी बिहार, तो मुझे क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? पागलपन है सोचना। नहीं, ऐसा नहीं है। आई वुड से देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव गॉन देयर, एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस, अच्छा कर रहे हैं। बिजनेसेस का क्या होता है ना, सी आप बिजनेस पैसे के लिए करते हैं, राइट, प्रॉफिट्स के लिए करते हैं, एज सिंपल एज दैट, और उसी से इकोनॉमी चलती है। तो आप कभी भी एक ऐसी जगह पे जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे देयर इज अ सर्टेन एश्योरेंस ऑफ योर मनी ग्रोइंग एंड यू गेटिंग सम रिटर्न्स ऑन दैट। अब ये एश्योरेंस कैसा आएगा? एक तो बिजनेस में दम होना चाहिए और कस्टमर बेस होना चाहिए, ये सब तो एक साइड है। दूसरी साइड है कि आपको पता है कि वो बिजनेस आप स्मूथली चला पाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको पता है कि बिजनेस तो मेरा स्ट्रांग है, मैं वहां से बिस्किट्स बनाऊंगा, वहां बहुत बड़ा मार्केट है, बेचूंगा, उसमें 50 पैसा प्रॉफिट है, तो मेरा इतना आ जाएगा। लेकिन दूसरी साइड उसके चलने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वहां पे जाऊं और जमीन जो मिले तो जमीन में फैक्ट्री लगाऊं तो 10 लोग अगल बगल वाले आ नहीं जाए और बोले मुझे पैसा दो। यहाँ पे वहां मजदूरों को हायर करूं तो हर दूसरे दिन वो हड़ताल ना कर दे, या हर तीसरे दिन कोई बाहुबली वहां आके ये ना बोले कि मुझे 50,000 रुपए दो, राइट। तो ये वाला पार्ट भी आप चाहते हैं मेरा बहुत smooth रोड रहे। ब्लॉक्स है इसमें। फिर आप चाहते हैं कि वहां से सामान में निकालो तो रोड्स एकदम बहुत अच्छे हो, कहीं भी भेज सकूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मेरी फैक्ट्री में बहुत अच्छी हो। सो आपका अपना बिजनेस आइडिया तो रोबस्ट हो ही सकता है, लेकिन द इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट द स्टेट इज प्रोवाइडिंग, इट हैज टू बी रोबस्ट। वो मैं बोलूंगा बहुत हद तक सॉल्व है बिहार में। बिहार के रोड्स आज कहीं के भी रोड से भी बुरे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ सॉल्व प्रॉब्लम, बट द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज द स्मूथनेस ऑफ द प्रोसेस, कि कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे, कोई बाहुबली नहीं आए, कोई फिरौती नहीं मांगे। तो अभी भी है बाहुबली? है ना, बिल्कुल है। मे बी उस स्केल पे ऑपरेट नहीं करेंगे, उतने खुलेआम नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन फिर जैसे भी जैसे जो बाहुबली हैं वो अब खुल के नहीं बोलेंगे मैं बाहुबली हूं। इनफैक्ट अभी आप इधर लेटेस्ट इंटरव्यूज देखिए किसी का भी, लोग ही रहते हैं। उससे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आपको सब बाहुबली बोलते, तो बोलेंगे नहीं हम कहाँ बाहुबली हैं, तो ऐसे खाली लोगों की मदद करते हैं। अब वो बोलने में डरते हैं। मैंने देखा वो आनंद सिंह का सबका अक्रॉस, पप्पू यादव आप देखिए, उसको पूछ लीजिए बाहुबली है, बोले नहीं कभी नहीं, राइट। तो जो थर्ड पार्ट ऑफ द थिंग है विच इज स्मूथनेस ऑफ दैट प्रोसेस एंड स्टेट सपोर्ट, की अगर कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम आई तो मैं स्टेट को रीच आउट कर पाऊं और स्टेट तुरंत रिस्पॉन्ड करके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर। वो क्यों नहीं हो रहा अभी? नीतीश तो लॉ एंड ऑर्डर के आई नो, सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट प्रायोरिटीज, राइट। मुझे लगता है करनी चाहिए, मुझे भी ये बहुत एक लो हैंगिंग फ्रूट लगता है कि अगर ना आपने किसी इंडस्ट्री को ये भरोसा दिला दिया कि तुम, जैसे अभी इनफैक्ट जस्ट 2 दिन पहले एक पॉलिसी आई है इनफैक्ट बिहार गवर्नमेंट की, उसमें है कि 1000 जॉब से ऊपर अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो लैंड फ्री में होगा, सम अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से। मुझे लगता है ये करना चाहिए, और अगर आपने उसको विश्वास दे दिया ना कि ये आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आपको कोई भी दिक्कत होगी आप इसको फोन करना, हम लोग सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम, तो इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहेंगे। लेकिन सी क्या होता है ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ एक बार के भरोसे से नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब कोई वहां पे मान लीजिए 500 करोड़ लगा रहा है, अब ये नहीं पता है कि ये सरकार रहेगी कि अगली वाली आ जाएगी। अगर उसको पता है कि अगली वाली आ गई तो ये सब खत्म हो जाएगा। सो दे वांट अ पॉलिसी कंटिन्यूटी। अगर उनको ये विश्वास हो गया कि सरकार कोई भी आए,
इंडस्ट्री के लिए सब सीरियस रहने वाले हैं हम्म, और मुझे सब सपोर्ट करने वाले, तो आई इन्वेस्ट। हम्म, जैसे तेलंगाना में मुझे पता है कि ये आए हुए फर्क नहीं पड़ेगा, सब के सब इंडस्ट्री को तो कोई नहीं छूने वाला है, उसको सब सपोर्ट करेंगे। तो इंडस्ट्री वाले अब इनको डर है कि अच्छा ठीक है नीतीश जी तो अभी ये बोल दे रहे हैं अभी, लेकिन आरजेडी आ गया तो क्या होगा। फिर गया। सो उस केसेस में दे वांट टू वेट एंड वॉच, दे वांट टू सी कि अच्छा और कोई इन्वेस्ट कर रहा है, टाटा ने कोई फैक्ट्री लगाई है, अंबानी ने कोई फैक्ट्री लगाई है, अच्छा 10 लोगों ने लगा ली है तो मैं लगाता हूँ। सब वेट करते रहते हैं देखने का। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा था कि ये छोटे व्यापारीज के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर अदानी या फिर टाटा चाहे पटना में कुछ खोलने के लिए। सी दिक्कत बहुत छोटे छोटे लेवल पे आती है ना। सी बड़े लेवल पे तो सॉल्व हो जाएगा गवर्नमेंट्स के लेवल पे, लेकिन मान लीजिए अभी जैसे वहां पे उनका एक एम्प्लॉय जा रहा है, उनका एक जीएम है, उसको घेर लिया 10 लोगों ने वहां पे, हम्म, हम लोगों को पैसा चाहिए। हम्म, अब वहां जमीन पे जहां फैक्ट्री बनी है, वहां 10 लोग आके वहां पे खड़े हो गए, हमारी जमीन है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सी नॉट एवरी टाइम द फिर माइंड स्पेस चाहिए। करेक्ट टॉप पीपल तो नहीं करेंगे ना, तो नीचे भी सॉल्व होना चाहिए। तो नीचे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का एकदम लोकल ब्लॉक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के लोगों की सेंसिटिविटी जो है। कई बार क्या होता है ना, लोग इमीडिएट फायदा देखने में कि अच्छा यहाँ फैक्ट्री लगाने आ रहा है, बहुत पैसा होगा, खींच लो जितना पैसा खींच सकते हो। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि एक बार फैक्ट्री लग गई तो आगे उनकी पीढ़ियां जो है सबको फायदा होगा, उस पूरे एरिया को इकोनॉमिक फायदा होगा, नहीं दिखते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि नीचे भी लोग उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। अभी जो नया बिल एक आया है, इंट्रोड्यूस किया गया अमित शाह के द्वारा, वो क्रिमिनलिटी, इफ यू आर अरेस्टेड यू कांट बी गवर्निंग, चाहे वो सीएम हो। क्या रहा है उसके बारे में? बिहार के लिए ये इम्प्लीमेंट हो सकता है तो फायदा ही होगा। हर जगह के लिए है ना, इसमें बिहार का तो कुछ लेना देना है नहीं। सी वो पेपर फेंक रहे थे अमित शाह को। व्हाट वी हैव नेसेसरली सीन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया पहली बार कि 2 साल का अगर आपको कन्विक्शन और हो गया है सजा, तो आप फिर चुनाव नहीं लड़ सकते, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। क्योंकि पहले कोई लिमिट था ही नहीं, लोग जेल से चुनाव लड़ते थे, जेल से जीत जाते थे और जेल से ही एमपी एमएलए रह जाते थे। सोच के देखिए आप, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट पीपल व्हेन यू आर इन जेल? मिनिस्टर्स रहे हैं जेल से, हाउ कैन यू रन अ मिनिस्ट्री व्हेन यू आर इन जेल, राइट। अभी सीएम रहे हैं जेल से, अरविंद केजरीवाल, 5 महीने वो भी। सो आपका पार्टी का स्टांस अलग हो सकता है, लेकिन आप ये तो सोचो कि आपके 5 महीने जेल में रहने और सीएम बने रहने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? दिल्ली का, वहां के लोगों का। देयर इज अ पॉलिसी पैरालिसिस व्हिच विल हैपन। अब जेल में बैठ के तो साइन नहीं करोगे या कैबिनेट मीटिंग्स तो करोगे नहीं वहां पे। तो ये तो फिर ईगो की बात हो गई ना। कोई ये नहीं कह रहा कि आप पद छोड़ के आप एमएलए नहीं रहोगे या आपकी सरकार चली जा रही है, आप अपने ही किसी पसंद के दूसरे व्यक्ति को सीएम बना दो। और द बिल ऑल्सो सेज कि जिस दिन आप बाहर आते हैं, नॉट इवन एक्विटल पे भी बात नहीं कर रही है, सिर्फ आप जेल से बाहर आके फिर से अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर सकते हो। सो इट इज एसेंशियली सेइंग कि जेल से रह के, अगर एक लाइन में उसका आप क्रक्स देखेंगे कि इट सेज कि जेल से रह के कोई पीएम सीएम या मिनिस्टर अपने फंक्शंस को वहां से ना चलाए। विच इज़ वेरी रीजनेबल कि आप बेल से भी अगर बाहर आ जाओ तो आप कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो ड्यूटीज। इसमें कौन सा गलत है? मैं कह रहा हूं कि कुछ आपका नहीं लिया जा रहा और एमपीज एमएलएस को तो इसमें छुआ भी नहीं जा रहा है। इसमें सिर्फ वैसे फंक्शनरीज को जिनके पास इंपॉर्टेंट रोल्स है, इंक्लूडिंग द पीएम। इंक्लूडिंग द पीएम। सो एक पीएम सीएम या मिनिस्टर जेल से एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। तो उन्हें कहा जा रहा है यार जब तक आप जेल में हो तब तक ये काम छोड़ दो आप। आपका कोई सदस्यता भी नहीं ले रहे हैं आपकी एमपी एमएलए, यू कंटिन्यू टू बी दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। मतलब somebody protesting against this is very, वो लोग देख रहे हैं कौन कर रहा है, yeah. बेस्ड ऑन दैट दे विल गेट वोट्स। बाहुबली का जो साइकोलॉजी होता है वो कैसे काम करता है कि फियर या फिर क्या चीज़ के लिए, या फिर मुझे डर जगाना है पब्लिक में? क्या है एक्चुअल में साइकोलॉजी? आपने बहुत रिसर्च किया है। सो हाँ, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो डर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। See, there's a very beautiful quote which says human beings are they need attention, right? They want to be loved, failing which they want to be respected, failing which they want to be feared, failing which they want to be hated and despised. But या they बोल want, रहे हो स्टेप बाय स्टेप। हाँ, but they want to evoke some emotion. मतलब अगर आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं ना, वो सबसे बुरा है। तो एज ह्यूमन बीइंग्स हमें चाहिए कि तुम नफरत ही करो मेरे से, लेकिन तुम मेरी तरफ ध्यान दो। इम्पोर्टेंस चाहिए। तो इंपॉर्टेंस स्टार्ट होता है कि आप मुझे प्यार करो,
अगर मुझे पता है मुझे प्यार नहीं मिल सकता लोगों से, तो फिर इज्जत करो मेरी किसी चीज़ के लिए, मैं उस पे आऊँगा। अब मुझे पता है कि प्यार और इज्जत मुझे नहीं मिल पाएगी, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है ज़िंदगी में, तो मैं कहता हूँ कि डरो कम से कम मुझसे। सो दैट इज़ वेयर बाहुबलीज़ लाई, करेक्ट। राइट? एंड उस डर में, अब उसमें भी जो बहुत एक्सट्रीम जाएंगे, जब उनको दिख रहा है कि यार मेरे से बहुत ज़्यादा लोग डर नहीं रहा है, मतलब कम डर रहा है, तो आई विल कमिट अ क्राइम जिससे एक्चुअली उनकी रूह कांप जाए, तो लगे यार ये बहुत डेंजरस आदमी है। सो फॉर एग्जांपल शहाबुद्दीन की मैं बात करता हूँ, तो एक तो उनका डर ऑलरेडी था, लेकिन उस डर को जब जब चैलेंज किया गया वहां पे किसी भी प्रकार से, किसी ने भी किसी भी लेवल पे हल्का सा भी लगा अच्छा कोई विद्रोह कर सकता है, तो उसे तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिया गया, मार दिया गया, ताकि वो डर बना रहे। अब डर को न्यूट्रलाइज, जैसे मान लीजिए पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने गए उनके यहाँ, विच इज अ रियल इंसिडेंट, एक मर्डर के कन्विक्ट को गिरफ्तार करने गए, शहाबुद्दीन के घर पे वो छुपा हुआ है पता है, तो गिरफ्तार करने गए। अब वो गिरफ्तार करने वाला पुलिस गया, वो तो अपना प्रोसेस काम कर रहा है, लेकिन उसको थप्पड़ मार दिया इसने, शहाबुद्दीन ने, पुलिस को, एसआई को। क्यों? क्योंकि इसको डर कायम रखना है कि पुलिस हो तो क्या हो, मेरे से ऊपर नहीं है। करेक्ट, गिरफ्तार करने से कैसे आ सकते हो। सो उस लेवल पे आते हैं, और बाहुबली प्ले ऑन दिस, उनको पता है कि जिस दिन उनकी लगने लगा अच्छा ये कमजोर हो गया है, so then they start losing people around them, because everybody is sticking with them not because they love them, क्योंकि उनको लगता है ये बहुत पावरफुल, इसके साथ रहने का फायदा है, तो उसी पे वो प्ले करते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं कि मैं इससे बहुत लगाव है, प्यार है, तो इसके लिए मैं सो अब हमेशा ये इतिहास देखेंगे, जैसे बाहुबलीज के केस में भी देखेंगे, जैसे कोई एक रीजन में बाहुबली काम कर रहा है, उसका कोई एक चैलेंजर आ जाता है। अब जब चैलेंजर जैसी आया और उसने इस बाहुबली को चैलेंज किया और एक दो बड़े मर्डर्स कर दिया, कुछ भी कर दिए, तो देखेंगे आधे आदमी इसके दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। उनको अगर दिखने लगेगा उसमें ज्यादा पोटेंशियल, पावर डायनेमिक शिफ्ट हो गए, तो हम भी आधे उधर शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, शहाबुद्दीन का आईएसआई लीक भी था? बिल्कुल था। इट इज प्रूवन है या? यस, वहां उस समय के डीजीपी थे डीपी ओझा, राइट? और जब शहाबुद्दीन के घर पे रेड पड़ी थी, तो ही रोट अ ऑफिशियल रिपोर्ट ऑन दिस, शहाबुद्दीन पे पूरा, राइट, एंड ही गिव इट टू द गवर्नमेंट। एंड उसमें उन्होंने लिखा है कि जब शहाबुद्दीन के घर पे रेड पड़ी, तो बाकी एम्युनिशन के अलावा उनके घर पे मिलिट्री ग्रेड हथियार थे, विच इज नाइट विजन गॉगल्स, लेजर गाइडेड गन्स, जो मिलिट्री के पास ही होना चाहिए। वो सिर्फ मिलिट्री के यूज के लिए ऑथराइज्ड है इंडिया में, नॉट इवन पुलिस, पुलिस के पास भी नहीं हो सकती है, राइट? और इन सब पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्क थे, मेड इन पाकिस्तान। करेक्ट। तो इससे ज्यादा और प्रूवन तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये कैसे हुआ होगा, एनी अजम्पशन? सो इंडिया का सबसे जो ज्यादा पोरस बॉर्डर आप देखेंगे पाकिस्तान के लिए, वो नेपाल है। तो पाकिस्तान से जितना इंट्रूजन नहीं होता है इंडिया में, वो पाकिस्तान से चाइना के रास्ते होते हैं, नेपाल से एंटर करते हैं, क्योंकि नेपाल इंडिया बॉर्डर इज ओपन। वहां पे नेपाल इंडिया बॉर्डर पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई भी आ जा सकता है। तो नेपाल से बहुत ज्यादा एंट्रेंस होता है, और जो शहाबुद्दीन का सिवान एरिया भी देखेंगे, वेरी क्लोज टू नेपाल। अच्छा, तो इंडिया में ज्यादातर स्मगलिंग आप देखेंगे नेपाल से ही होता है, खासकर यूपी बिहार के बेल्ट में। इट्स वेरी इजी टू ब्रिंग इन। एक थ्योरी है, सब कल्चर थ्योरी, जिसमें क्या होता है कि आप एक दूसरा कल्चर बना लेते हो, एक ग्रुप, जिसमें लॉयल्टी हो गया, टफनेस हो गया, सिस्टम के खिलाफ जाना हो गया। इसको गलत माना ही नहीं जाता, इसको बोलते हैं कि यही सही है। यस, बिकॉज यू प्रूव इट टू देम कि सिस्टम आपके खिलाफ है। तो आप बोल देंगे कि सिस्टम तो आपका है नहीं, तो यू क्रिएट योर ओन सिस्टम, राइट? एंड हेंस आई एम सेइंग, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप दिखा पाएंगे कि स्टेट एब्सेंट है। अगर स्टेट एफिशिएंट हो गया ना, अगर उसको विश्वास हो गया, उसको दिख गया कि पुलिस मेरे सर्विस के लिए है, मैं जाऊंगा तो पुलिस एफआईआर लिख लेगी, तुरंत काम कर देगी, कोर्ट्स कन्विक्ट कर देगा, तो वो एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस और लोगों के पास वो नहीं जाना पसंद करती है, उसको भी नहीं पसंद है इसके पास। अभी ले रहे हैं एफआईआर्स वगैरह, या फिर अभी भी? अब काफी हद तक, क्योंकि अब क्या है ना, इतनी विजिबिलिटी है, इतने तरीकों से अवेयरनेस इतनी ज्यादा है, सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया है, प्रेस है, तो ना अब उतना मुश्किल नहीं है। पुलिस आनाकानी कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, 4 लोग जाएंगे तो ले लेगी, उसके पास ऑप्शन नहीं है। सो अब आप पुलिस से उस लेवल पे बात करते हो, काइंड ऑफ एज इक्वल्स बात करते हो, कि आप यू आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच इज देयर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। पहले पुलिस माई बाप होती थी, तो ऐसे गांव वाले बोलते भी माई बाप करके ही थे, माई बाप ऐसे हो गया, माई बाप ऐसे हो गया, और वो राजा की तरह से तुम क्या किया, यहाँ ऐसे सॉल्व कर दिया।
अच्छा उसको बुला के लाओ, उसको पकड़ के लाओ, उसको उसको इसको जेल में डाल दो, इसको यहाँ रख लो, अच्छा इसको 2 महीने यहाँ रख लो, डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोसेस। माइग्रेंट्स पे आते हैं, ये जो अभी क्राइसिस हुआ था कोविड के टाइम पे, अभी भी उसमें साइकोलॉजिकली आप क्या देखते हैं, क्या बीतती होगी फैमिलीज पे जो बिहार में है, जब उनके माइग्रेंट्स चूज करते हैं कि इवन इफ इट इज़ अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, बिहार से भी कम हो लेकिन बिहार पे नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा मुंबई। तो इसमें सोसाइटी में कैसा है बिहार में इन टर्म्स ऑफ सैडनेस? सो आई थिंक माइग्रेशन इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, 2 तरीके से, इकोनॉमिकली तो है ही। उससे पहले ये जो सप्लाई ऑफ लेबर्स शुरू कब हुआ बिहार में? सो आप देखेंगे सबसे पहला सप्लाई ऑफ लेबर शुरू हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय। यू नो ग्रीन रिवॉल्यूशन के सबसे बड़ी बेनिफिशियरी आप देखेंगे पंजाब हरियाणा वाला जो बेल्ट है, दिल्ली के अराउंड का बेल्ट लार्जली, तो उस समय एग्रीकल्चर लेबरर्स के तौर पर बिहार से बहुत सारे लोग आना शुरू हुए पंजाब के फील्ड्स में, राइट। बट दैट वाज अ सीजनल माइग्रेशन, वो आएंगे 3 महीने के लिए काम करेंगे फिर वापस चले जाएंगे, एंड इट वाज कॉल्ड अ रूरल टू रूरल माइग्रेशन। बिहार के गांव से पंजाब के गांव में ये लोग जाते थे, खेती करते 3 महीना, पैसे लेके वापस आ जाते थे। धीरे धीरे जो माइग्रेशन का पैटर्न है वो चेंज हुआ, वो रूरल टू अर्बन हो गया। जब 91 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ और फैक्ट्रीज लगने शुरू हुई, वेदर इट बी दिल्ली एज अ सेंटर, वेदर इट बी गुजरात, वहाँ पे सूरत, वहाँ पे चाहे मोरबी देख लीजिए या महाराष्ट्र का बेल्ट देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, तो जब फैक्ट्रीज लगनी शुरू हुई तो लोग वहाँ से फिर मजदूर के तौर पर फैक्ट्रीज में आने लगे। लेकिन यहाँ पे सीजनल काम नहीं था, यहाँ पे ऑल ईयर राउंड काम था। तो एक तो रूरल टू अर्बन हुआ माइग्रेशन, और दूसरा लॉन्ग टर्म माइग्रेशन होने लगा। अब लोग वापस नहीं जाने लगे, अब वो कभी कभार छुट्टी में आने लगे, साल में एक बार या 2 बार मैक्सिमम। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रक्चरली प्रॉब्लमैटिक, एंड व्हाई? सी 3 महीने के लिए आप काम करके वापस जाते हो तो ब्रॉडली तो फैमिली के साथ ही रह रहे हो, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप जब माइग्रेट करके जा रहे हो तो जो गांव है, गांव में सिर्फ औरतें हैं और बच्चे और बूढ़े हैं। पूरे पूरे गांव में, बिहार के ज्यादातर गांव में आप जाएंगे तो यंग लोग आपको नहीं दिखेंगे, सब बाहर है, सब बाहर गए हुए हैं, और पूरे साल आप फैमिली से सेपरेटेड रह रहे हो। लुक एट द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दैट, एंड ये 1 साल या 2 साल के लिए है। नाउ दिस इज योर लाइफ स्टाइल फॉर योर एंटायर लाइफ, जब तक आप काम करने वाले हो। वहां के वर्किंग कंडीशंस अलग ही खराब है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, 10,000 12,000 रुपए मिल रहे हैं। एक रूम में आप 5 लोग रहते हो, 5 दिन में सोते हैं उसी में, रात में 5 में सोते हैं। उसी के कोने में एक स्टोव लगा के खाना बनाते हैं, उसी में सोते हैं। टॉयलेट एक है, एक एक करके यूज करते हो उसको। लिविंग कंडीशंस एक्सट्रीमली पुअर, क्योंकि आपको उसी 10-12 हजार में से 5,000 में रहना है और 5,000 घर भेजना है। नाउ दिस इज अ कंटिन्यूड पैटर्न, राइट। एक तो इकोनॉमिकली बहुत कुछ ऐसा, आप रिच नहीं हो रहे हो, मेरली सस्टेन कर पा रहे हो अपनी फैमिली को, और दूसरा अपनी फैमिली से बहुत अलग हो आप, तो दोनों साइड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। सो माइग्रेशन वाइज आप देखेंगे तो बिहार, मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज उसकी। पूरे सोसाइटली आप देखेंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। इतना बड़ा, अगर उसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, अगर वो दूसरी स्टेट्स यूटिलाइज कर रहे हैं अपने फैक्ट्रीज को रन करने के लिए, तो दिस इज अ स्टेट्स लॉस ना। इट वुड हैव यूज्ड दैट। तो उसकी जीडीपी में एडिशन कहां से आएगा? वो सारे जीडीपी में एडिशन तो दूसरे स्टेट्स के कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन अनदर प्रॉब्लम है माइग्रेशन में। तो हम तो लेबर माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, जो थोड़ा एजुकेटेड वाला है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो ऑल दी so-called engineers, doctors, CAs and educated people, they also migrate because there are no economic opportunities there of that grade, right? So उसके कारण मुझे लगता है कि massive problem है। सॉल्व करना पड़ेगा इसको। इफ बिहार वांट्स टू डेवलप एंड ग्रो, दिस इज वन एरिया दे हैव टू। इनफैक्ट आज ही एक आया है स्कीम, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लॉन्च हुआ है, महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए 1 टाइम 10,000 रुपीज देने वाले हैं राज्य की हर एक महिला को। अच्छा, राइट। एंड उसके बाद अगर वो कुछ कर पाती हैं एंड दे शो द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, फिर 2 लाख रुपए का एक उनको 6 महीने बाद दिया जाएगा, विच इज अ गुड थिंग। इस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज इट्स वेरी सैड टू सी द स्टेट ऑफ माइग्रेशन इन बिहार। आपको पोटेंशियल क्या दिखता है बिहार में इन टर्म्स ऑफ डेवलप होने के लिए, या फिर क्या है जो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं बिहार में, एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलाइज नहीं कर रहा है जो करना चाहिए? बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे ना कि जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई ज्योग्राफिक या कोई ऐसा स्पेसिफिक एडवांटेज हो उस नेशन का। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बोलूं, कैलिफोर्निया का ऐसा क्या एडवांटेज है ज्योग्राफिकली या मिनरल्स वाइज है? क्या कुछ भी नहीं है वहां पे।
वो बैरन लैंड था ना कैलिफोर्निया, जिसको उन लोगों ने बसा दिया, एंड आज उसकी जो जीडीपी है वो आई थिंक वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट, मतलब कंट्रीज से आप कंपेयर करेंगे तो इट इज द 5th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड अलोन। सो ये मे बी एक, और दूसरी तरफ आप देखिए जो सबसे मिनरल रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, अफ्रीकन कंट्रीज, उसमें कौन सी मिनरल रिच कंट्री रिच है, बता दीजिए मुझे। सबको यूटिलाइज किया गया फॉर वेस्टर्न Correct. इंटरेस्ट्स। तो रिसोर्स कर्स उसको बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि जिसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज या इकोनॉमिक या ज्योग्राफिक एडवांटेज होना वही सबसे अच्छा कर पाए। आप इंडिया में ही देखिए जो सबसे ज्यादा मिनरल रिच स्टेट्स हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, बंगाल, किसने अच्छा किया? किसी ने अच्छा किया। तमिलनाडु में कौन सा मिनरल्स है, गुजरात में कौन सा मिनरल्स है, वर्सेस स्टेट्स लाइक गुजरात, थोड़े सा कोस्ट का एक एडवांटेज बोल। सो मोर ऑफन देन नॉट आई थिंक यू हैव टू डेवलप योर निश, और उसके लिए थोड़ा पॉलिटिकल विजन होना चाहिए। और आप बोलेंगे कि अगर कोई एडवांटेज है तब तो है ही है, ठीक है कि मैं उसमें फिर ग्रो करूंगा, अगर नहीं है तो आपको ग्रो करना पड़ेगा। बोला कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा ऐसा एक एरिया है जिसमें अपने आप को स्पेशलाइज करके हम लोग इसका हब बन सकते हैं। वो कोई सोच नहीं रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से बद्दी, आपको पता है बद्दी, वहां की गवर्नमेंट ने बोला कि इसको इंडस्ट्रियल हब के तौर पे विकसित करते हैं। या पंतनगर जो रुद्रपुर है, वहां की गवर्नमेंट ने बोला इसको इंडस्ट्रियल हब बनाते, तो बना दिया। वहां पे कोई मिनरल्स या कुछ थोड़ी था, वहां पे पहले से मैन पावर स्किल्ड थोड़ी था। अब दूसरे जगह से लोग माइग्रेट करके जाके वहां रह रहे हैं, वहां कॉलोनीज बनी हुई, फैक्ट्री में काम करते हैं, राइट। तो आपको ना वो सोचना पड़ेगा कि ये एरिया अभी तक जो है ये थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है। अभी जैसे बहुत सारे कंट्रीज ना डेटा सेंटर बनने के लिए compete कर रहे हैं। जैसे भूटान ने कहा कि मैं डेटा सेंटर बनूंगा, क्रिप्टो माइनिंग में भूटान इज लाइक डूइंग एक्सीडिंगली वेल। कोई एडवांटेज थोड़ी है उसके पास, इट जस्ट डिसाइडेड टू डू इट। सो बिहार में भी मे बी लेट्स से इफ बिहार टुमारो डिसाइड्स एंड सेज मैं इंडिया का एजुकेशन हब बनूंगा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से, क्योंकि यहाँ नालंदा से शुरुआत हुई थी, तो विल क्रिएट सम 10 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज इन एवरी फील्ड एंड लेट द एंटायर कंट्री एंड वर्ल्ड कम हियर एंड स्टडी। बन जाएगा उसके अराउंड इकोनॉमी। कोटा की इकोनॉमी सिर्फ कोचिंग के अराउंड ही थी ना। इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी अगर मैं नालंदा में बसा हूँ तो मैं 5 मेडिकल के, 5 इंजीनियरिंग के, 5 फाइन आर्ट्स के, ऐसे करके ना आई डेवलप द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। सो यू हैव टू थिंक ऑन दैट कि व्हाट कुड बी, या बोल जैसे अभी हैदराबाद एंड ऑल आर डूइंग वेरी गुड इन सेमीकंडक्टर्स। बिहार बोले कि यार बाकी सब में तो हम पिछड़ गए हैं, मैन पावर इंटेंसिव वाले में हम नहीं compete कर पाएंगे, लेट्स पिक अप सेमीकंडक्टर एज अ थिंग, लेट्स डेवलप 5 हब्स अक्रॉस बिहार। सो आई थिंक दैट पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉल लेनी पड़ेगी, वो निश अपने आप बन जाता है once you decide upon it, और कोई भी फोकस और इन्वेस्टमेंट बना सकता है अगर पॉलिटिकल विल हो तो। यस कुछ नहीं तो ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए आप आईआईएम से, आईआईटी से एक बनाओ और ब्यूरोक्रेट्स या फिर फॉर्मर रिटायर्ड मिलिट्री से लेके आओ, सोचो कि क्या हाउ विल डेवलप बिहार, एंड देन आप ये विजन लो, एक इंडस्ट्री लो, पकड़ो और फिर डेवलप करो। लेकिन वो विल नहीं है, वो लगता है थोड़ा सा विजन होना चाहिए, विल होना चाहिए, उस पर सस्टेन्ड एफर्ट होना चाहिए। एक बार सोचने से नहीं होगा। सी सूरत में डायमंड तो नहीं होते हैं पूरी दुनिया के, तो सूरत में सारे डायमंड क्यों कटते हैं, राइट? किसी ने सोचा होगा, किसी ने वहां स्टार्ट किया होगा, और उस पर फिर किसी ने 10-20 साल काम किया होगा, तो जाके वो इतना बड़ा हब बना। एक दिन में नहीं बनेगा, ये भी हमें समझना है। तो अगर किसी सरकार ने एक पॉलिसी लाई, कई बार क्या होता है पॉलिसी हम लेके आते हैं कि इस प्रकार की इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर वो पॉलिसी धूल फांक रही है, 2 साल 5 साल बाद कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। पॉलिसी बनाना, उस पर माइंड स्पेस देना, उस पर हर साल इन्वेस्ट करना, प्रोग्रेस ट्रैक करना, ये जब 10 साल 15 साल आप करोगे तब जाके आप उसको हब के तौर पे बना पाओगे। It will not be possible in a day. जैसे यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। Exactly. Now 1 district 1 प्रोडक्ट आज और आप और हम बात कर रहे हैं, ये कंसेप्चुअलाइज कब हुआ? जब योगी जी सरकार में, उसके तुरंत बाद 2018 या 19 में हुआ ये वाली बात, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली बात। तो आज हम और आप बात कर रहे हैं, तो 6-7 साल ऑलरेडी ये हो चुका है। लेकिन अभी भी उसके बेनिफिट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। अभी और 5 साल ये चलेगा, तो देखिएगा आप धीरे धीरे उसके बेनिफिट्स वो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म चाहिए, टाइम चाहिए। यस उसके लिए आपको लगता है कास्ट इज द रूट कॉज इन बिहार फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स? नहीं, सी कास्ट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। देयर इज नॉट अ स्टेट और प्लेस इन इंडिया वेयर कास्ट डज नॉट एग्जिस्ट। आप तेलंगाना से आते हैं, तेलंगाना में बहुत कास्टिज्म है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्या हुआ। इतना उड़ीसा में कास्ट का फीलिंग उतना नहीं है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तेलंगाना में मैं एक मेस में जाता था 2-3 लोगों के साथ खाने के लिए, तो मैं तो भर के दाल लेता था चावल के साथ। चावल इतना है, इतना ज़रा दाल सब्जी वगैरह, वो लोग बहुत कम लेते थे।
उसने उसमें से एक बंदा था जो बहुत कम लेता था, तो मैं जनरली पूछा उसको, भाई इतना कम दाल से कैसे हो जाता है तुम्हारा? हम्म, ना ये हिस्ट्री बताने लगा कि ये कास्ट की वजह से, कि तब हिस्टोरिकली हमारे कम्युनिटी में कम दाल खाते थे क्योंकि सब्जी ज़्यादा नहीं खाने का कल्चर नहीं है। विच इज़ वेरी सैड। आई थिंक ऐसा भी सिचुएशन होता होगा बिहार में भी, कल्चरली बहुत सारे चीज़ें। So, and hence I'm saying caste exists everywhere. The divisions exist everywhere. Untouchability exists everywhere. तमिलनाडु में बहुत अनटचेबिलिटी है ना? थी, अभी भी होगी ही, गांव में तो अभी भी है, राइट? सो ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ बिहार ही उससे ग्रसित है। नहीं, बट बिकॉज इसका प्रॉब्लम का ज़्यादा इफेक्ट बिहार में दिख रहा है, तो कुछ करना चाहिए। सो सी नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब एज अ पॉलिटिकल क्लास दूसरी, जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस अगर होने लगेगा, सो जैसे आप शहरों में देखिए, मान लीजिए बिहार के एक ही गांव में जो कास्ट है उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन होगा। मान लीजिए एक अपर कास्ट का व्यक्ति है, एक दलित है, डिस्क्रिमिनेट करेगा वो, ठीक है, छुआछूत मानेगा। लेकिन अगर यही अपर कास्ट वाला व्यक्ति दिल्ली में आ गया और गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो हो सकता है एक दलित के साथ रह रहा हो एक ही कमरे में। तो बैरियर्स क्यों टूटा? क्योंकि इकोनॉमिक रीजंस ने वो बैरियर तोड़ दिया, राइट? तो जब आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने लगता, अब वहां पे एक फैक्ट्री लग गई, अब उस फैक्ट्री में क्या अपर कास्ट वाला बोलेगा कि मैं दलित के साथ काम नहीं करूंगा? नहीं बोल सकता, उसके पास ऑप्शन नहीं है, ही विल हैव टू वर्क। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस से आधे से ज्यादा बैरियर्स टूटने लगते हैं। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। आप ये नहीं बोलोगे कि जब ये बैरियर्स टूटेंगे तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस आएगा, दैट्स अ रॉन्ग फैलेसी। इट गोज मोर हैंड इन हैंड। तो अभी इस पे इतनी ज्यादा बात इसलिए होती है क्योंकि पॉलिटिशियंस इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट? सो मैं बोल रहा हूं, जैसे पॉलिटिकल नैरेटिव अगर बनने लगा माइग्रेशन पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, जॉब्स पे, तो उस पर ज्यादा बात होगी। अभी बात क्या होती है, चूंकि वोटिंग बहुत कास्ट लाइंस पे है, डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं है, तो पॉलिटिशियंस उसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। अब जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, आप देखेंगे जो नेशनल पार्टीज है छोड़ दीजिए आप, वो सब के सब कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं, जो छोटी छोटी पार्टीज हैं। मांझी जी की एक पार्टी है, वो मुसहर जाती है, उसकी पार्टी आती है हम करके। एक आरएलएसपी करके है, कुशवाहा जी की है, कुशवाहा उसको वोट करते हैं। एक एक और पार्टी है, मल्लाहों की पार्टी है, राइट? चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो लार्जली पासवान की पार्टी हुआ करती है। सारी कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं। और वो फिर ये, और जैसे जैसे इलेक्शंस पास आते हैं, ये कास्ट आइडेंटिटीज को ये इवोक करते हैं। कास्ट पे बात होती है, कास्ट के रैलीज होते हैं, सम्मेलन, इतने अभी कास्ट के सम्मेलन हो रहे हैं बिहार में, और होंगे अभी चुनाव आने तक। हर कोने में देखिएगा एक जाति के सम्मेलन चल रही है। सो पॉलिटिशियंस आर एबल टू यूज दिस बिकॉज इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है, लोग उन चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं, और जब तक वो नहीं होगा ये यूज होता रहेगा, एज ए रिजल्ट सोसाइटी में डिवीजन होता रहेगा। पॉलिटिशियंस करते रहेंगे ना, उनको यूज करना है उसको। तो करंट इलेक्शंस में आप किसको देखते, किसका पलड़ा भारी है? सी बिहार का अगर थोड़ा सा इलेक्टोरल हिस्ट्री देखेंगे, स्पेशली लास्ट 20 साल का, तो बहुत क्लियर क्या रहा है कि जो तीन बड़ी पार्टियां हैं, विच इज बीजेपी, जेडीयू एंड आरजेडी, इसमें दो जिधर रही है उसने जीता है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। एक रीजन इसका ये है कि तीनों पार्टियों का अपना अपना वोट बैंक है। एक रीजन इसका ये भी है कि बहुत हार्डेंड वो वोट बैंक्स है, क्योंकि कास्ट बेस्ड वोटिंग भी है, तो बहुत ज़्यादा बिखरती नहीं है वोट बैंक। और जनरली दो एक तरफ जो रहते हैं, इजीली वोट ट्रांसफर हो जाता है एक दूसरे को, और वो जीत जाती है। इस बार का अगर आप 2020 से कंपेयर करेंगे, तो 2020 में जेडीयू बीजेपी साथ लड़ी थी, आरजेडी कांग्रेस साथ लड़ी थी, चिराग पासवान अलग लड़े थे, एक कुशवाहा जी की पार्टी वो अलग लड़ी थी। तो उस बार भी बीजेपी जेडीयू कॉम्बिनेशन सत्ता में आ पाई विद अ वेरी थिन मार्जिन, राइट? 25 में एक उनके पास बेनिफिट क्या है कि बीजेपी जेडीयू साथ में ही है, जो चिराग पासवान अलग लड़े थे वो भी अब साथ लड़ रहे हैं, और जो कुशवाहा जी अलग लड़े थे वो भी साथ लड़ रहे हैं। सो जो एनडीए का कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है वो बहुत फॉर्मिडेबल है, वो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर। कभी भी इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन इनका नहीं बना, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, हम जो मांझी जी की पार्टी है, और आरएलएसपी जो कुशवाहा जी की पार्टी है, एक साथ पांचों है। ये एक छोटा महागठबंधन टाइप्स बना दिया उसने, करेक्ट। और दूसरी तरफ आरजेडी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, एक मल्लाहों की पार्टी है, वो है वीआईपी पार्टी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीआईपी पार्टी, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, राइट? तो इलेक्टोरली आप देखेंगे तो दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? और फिर अलग कुछ पार्टियां हैं, जैसे ओवैसी जी की पार्टी लड़ती है कुछ सीटों पे,
प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं कुछ सीटों पे, तो वो अलग। तो इलेक्टोरली दिस इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड हेंस आई फील अगेन बिकॉज बहुत सारी वोटिंग कास्ट लाइन्स पे होती है, तो वो ब्रॉडली आप अरिथमेटिक की तरह काम करता है। तो आई फील दिस कॉम्बिनेशन इज इन अ वेरी गुड प्लेस। द एनडीए कॉम्बिनेशन इज हैज दैट एज। तेजस्वी यादव का परसेप्शन क्या है लोगों के बीच में? सी, जो आरजेडी का कोर वोटर बैंक है, जो हमने बात की, यादव और मुस्लिम्स। यादव्स मुस्लिम्स, उसको कोई मतलब नहीं है कि तेजस्वी कौन है। अच्छा, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कितना कोई भी पढ़ा हो लिखा है। उसको वोट देना है। करेक्ट। कई बार आप अच्छा। उनके मुंह से सुन लेंगे कि यहाँ पे तो आप कुत्ते को भी गला में आरजेडी का लालटेन लटका के दे दीजिएगा तो हम लोग जिता देंगे। दे से इट ऑन कैमरा। तो उनको कोई मतलब नहीं इससे, वो तेजस्वी होते, तेज प्रताप, उनका नाम कुछ भी होता, कैसा भी होता, इट इज मोर कि आरजेडी को मैं वोट दूंगा, लालू जी की पार्टी है, खत्म बात। बट अगर ब्रॉडर बात करेंगे पॉलिटिकल सर्कल्स में, तो उसमें हमेशा ये चर्चा होती है कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है दैट ही बिकम्स द चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, राइट। ही इज ऑन रिकॉर्ड है कि नवी फेल है वो, राइट। ही डिड नॉट कंप्लीट स्कूलिंग, डायनेस्ट है। है ना, कंप्लीट स्कूलिंग कंप्लीट। सी, डायनेस्ट होना प्रॉब्लम नहीं है अपने आप में। There are a lot of good leaders whose fathers were good leaders and they became leaders, but they did very well, right? क्योंकि उन्होंने जो अपना काम था वो ढंग से किया, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, दे बिकेम अ गुड लॉयर, इंजीनियर, एक्सपर्ट, कुछ भी, एंड स्टिल दे चोज टू गो इनटू पॉलिटिक्स। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी पार्टी डिवॉइड नहीं उससे। बट व्हेन आप जो पॉलिटिकल लेगेसी है उसको एक जागीर की तरह समझने लगते हो कि अरे मुझे क्या जरूरत है स्कूल पास करने की, आज नहीं तो कल ये सब तो मेरा ही है, हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट माइंडसेट इज अ प्रॉब्लम। एंटरटेनमेंट वाला। करेक्ट। सो मैंने स्कूलिंग नहीं कंप्लीट की, कोई बात नहीं, राइट। दूसरा, मैं पार्टी में आया हूं तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एज अ फंक्शनरी ऑफ द पार्टी ना। मैं एक पार्टी में रोल ले सकता हूं, पार्टी का मैं संगठन विस्तार करने में मदद करूंगा, मैं 5 साल सिर्फ यही करूंगा। सो देन यू आर शोइंग कि मैं सीखने को इच्छुक हूं, मैं सीखना चाहता हूं और नीचे से ऊपर आना चाहता हूं और लोगों से जुड़ना चाहता हूं, प्रॉब्लम्स को सही में समझना चाहता हूं, राइट। लेकिन आपने वो भी नहीं किया, आप सीधे क्या बने, कार्यकारी अध्यक्ष। मतलब नीचे कुछ नहीं बनेंगे, राइट। नीचे से ग्रो नहीं किया, डायरेक्ट। करेक्ट, सीधे कार्यकारी अध्यक्ष बन गए एक दिन, सीधे एक दिन इलेक्शन लड़ने आ गए, जो पिताजी की सीट थी, माँ की सीट थी, उसी से इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीत गए तो सीधे डिप्टी सीएम बने। सो दैट्स द प्रॉब्लम कि सी, और आपने मान लीजिए दूसरी जगह कहीं काम किया होता, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छे पढ़े होते, फिर आपने कॉर्पोरेट्स में काम किया होता, यूएन में काम किया होता, थिंक टैंक्स में काम किया होता, देन यू वुड हैव कम इनटू पॉलिटिक्स, देन बोलते कि आई कम एंड टेक अ पोजीशन, दैट्स ओके फॉर यू। When you have not completed your schooling, you have not worked for a single day in your life किसी जगह पे, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स, पॉलिसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का? कुछ भी नहीं है। बट आप जो बोल रहे हो ना, उसमें प्रॉब्लम बहुत डीप है। फॉर एग्जांपल आपने बोला यादव की जो कम्युनिटी है, सब में उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना हाईलाइट किया गया है, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा एजुकेशन का प्रॉब्लम है। तीसरा, अगर अभी भी पॉलिटिकल विजडम या फिर एजुकेशन नहीं है यादव कम्युनिटीज़ में, फिर भी वो लोग आरजेडी को ही जाके वोट दे रहे हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ विकास। तो ये तो ऑलराउंडेड होलिस्टिक प्रॉब्लम हो गया है। And hence, now see, so what has happened is कि पहले 90 की शुरुआत में आप देखेंगे दूसरे कास्ट्स भी वोट देते थे लालू जी को, राइट। जो पिछड़ों में दूसरे कुछ कास्ट थे, कुछ दलित कास्ट थे। अभी वो बहुत स्ट्रांगली बाइफरकेटेड हो गया है। अभी जो खासकर ईबीसी कास्ट है वो बहुत स्ट्रांगली नीतीश जी को वोट देते हैं। अच्छा। क्योंकि सी, उनको दिखा कि ईबीसी की रिजर्वेशन की जब बात आई तो इस व्यक्ति ने करके दिया। लालू जी 15 साल तक बोलते रह गए कि पिछड़ों को सम्मान देंगे, आवाज देंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे, लेकिन एक्चुअली कोई पॉलिसी से नहीं दिलाया। और नीतीश जी ने एक्चुअली दिलाया, बिना बोले दिलाया, बिना हल्ला किए दिलाया। तो ईबीसी अब देखेंगे बहुत स्ट्रांग वोकल ग्रुप है नीतीश जी के लिए। महिलाएं अब देखेंगे बहुत स्ट्रांगली पीछे खड़ी हो जाती है नीतीश जी के, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, पंचायत में, जॉब्स में, स्कूल जाने के लिए। शराबबंदी से महिलाएं बहुत खुश है। द अदर साइड क्रिटिसाइजेस कि उसके बहुत सारे लूप होल्स है, लेकिन महिलाएं बहुत खुश है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कमी है, और सबसे ज्यादा वही भुगतती है डोमेस्टिक वायलेंस। तो यू हैव टू सी कि बाकी लोग इसलिए ना अलग हो रहे हैं, और उसका बहुत हार्ड एंड वो ना एक ग्रुप बन गया है। सो आरजेडी का आप देखेंगे ना, एक इमेज भी वैसा बन गया है कि यार इसके जो लोग हैं ना, मतलब गूंज हैं। तो आप जनरली देखेंगे स्टेटमेंट यही चलेगा, यार ये लोग अगर सत्ता में आ गए ना तो जीने नहीं देंगे। करेक्ट। तो वो एक डर है, उनसे डर है कि भाई ये लोग सत्ता में नहीं आने चाहिए, कोई भी आ जाए, मतलब ये लोग तो जीना मुहाल कर देंगे हम लोगों का। एंड ही इज नॉट बीन एबल टू ब्रेक दैट इमेज बिकॉज वन,
कभी भी ऐसा कुछ होता भी है, कई बार ऐसा होता है, ही डज नॉट टेक अ स्टैंड। उन्हीं के विधायक कुछ भी अनशन बोल जाएंगे। अभी बहुत सारे ऑडियोज वायरल हुए, वीडियोज वायरल हुए, उनके विधायक गाली गलौज कर रहे हैं, अनशन बोल रहे हैं, कास्ट लाइन्स पे बोल रहे हैं, कास्ट स्लर्स बोल रहे हैं। ही नेवर केम आउट एंड कंडेम्ड एनी ऑफ दोस। कॉम्प्लेक्सिटी होगा बहुत, मैं इसको बोल दूं इसके खिलाफ तो। क्योंकि सी द प्रॉब्लम इज दो नाव पे खड़ा होने का। एक है कि उनको पता है कि मुझे ये दो ग्रुप्स मुझे वोट देते हैं, यादव्स एंड मुस्लिम्स, तो उनको है कि इसको इंटैक्ट रखते हुए मुझे और भी दूसरे ग्रुप्स मिल जाए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा ना। नहीं व्हेन यू विल टेक अ स्टैंड यू लूज सम ऑफ दीज टू गेन सम ऑफ दोस। यस। ही डजंट वांट टू लूज सम ऑफ दीज। तो वो चाहते हैं कि ये तो मेरा रही, बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा आ जाए। वो नहीं आएगा कभी आपके साथ। प्रशांत किशोर क्लेम कर रहे हैं कि आइदर जीतेंगे, नहीं तो 10 के नीचे, नहीं तो 100 के ऊपर। सही, सी दैट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बिकॉज कोई भी पॉलिटिकल नेता अगर ये नहीं बोले ना कि मैं सरकार बना रहा हूं, तो उसके समर्थक उसके साथ नहीं रहेंगे। राइट? क्योंकि कोई भी पार्टी में लोग क्यों रहते हैं? जब उनको दिखता है कि अच्छा ये जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, हम सरकार में आएंगे एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो अगर वो ये बोलने लगे कि अच्छा हम 20 सीटें जीतेंगे, तो कोई उनके साथ खड़ा ही नहीं होगा। राइट? तो दैट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आई डोंट थिंक ही कम्स एनीवेयर क्लोज टू फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट एंड 100 सीट्स से सब। दैट्स अ हाइपरबोली, आई विल से। he'll get some votes definitely। वोट परसेंटेज कुछ आएगा, 5 से 10% के आसपास कुछ भी आ सकता है। वो सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा ये भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है। राइट? क्योंकि 5% वोट अगर आता है तो वो सीट्स में बहुत कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सब जगह से थोड़े 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 वोट पता चला गया। राइट? लेकिन किसी एक जगह पे विनिंग नंबर ऑफ वोट्स आना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीट्स कितने आएंगे वो अभी तक बहुत मुश्किल में है। सिंगल डिजिट सीट क्रॉस करेंगे, वोट काटेंगे लेकिन बहुत। सी आई एम नॉट डाउटिंग दैट एंड हेंस आई एम सेइंग, बट खुद का वो सीट नंबर ऑफ सीट्स डबल डिजिट भी आ पाएगा, इसमें बहुत ज्यादा डाउट है। राइट? सो ही मे हैव अ रोल टू प्ले एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो पॉलिटिक्स में आना और जो आप कर रहे हो करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर ये कहना कि मैं सरकार बनाऊंगा तो रहूंगा, नहीं बनाऊंगा, एक स्टेटमेंट 10-20 विधायक है तो उनको बोलूंगा जहां चले जाना है चले जाओ। नो, दैट्स नॉट हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। फिर तो डेमोक्रेसी में विपक्ष बोलेगा कि मैं हार गया तो मैं हट जाऊंगा। ये तो फिर वो वाली बात होगी ना। देन यू आर नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन, बिकॉज यू वुड हैव टू से कि अगर मैं विपक्ष में रहा तो 10-20 भी विधायक मेरे रहेंगे, तो आई विल इंश्योर दैट आई कीप द गवर्नमेंट ऑन इट्स टोज। इतना सशक्त विपक्ष हम बनेंगे और इतना सही मुद्दों के लिए बात करेंगे। बिकॉज आप पदयात्रा में जिन मुद्दों के लिए बात कर रहे हैं, अगर आप विधानसभा में उन्हीं चीजों पे बात करेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं? बहुत वेटेज रहेगा, है ना? तो आप ये भी बोल सकते हैं ना कि हमारे 10 भी विधायक आए तो हम विधानसभा में ऐसे मुद्दों को उठाएंगे कि पूरा नैरेटिव चेंज कर देंगे सरकार का और उसको एकदम टोज पे रखेंगे। यू कैन प्ले वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल। एग्जैक्टली, बट यू आर नॉट सेइंग दैट। आप बोल रहे हो कि सरकार हमें दो तो हम पूरा सरकार बिहार को बदल देंगे, अदरवाइज हम हट जाएंगे। नो, दैट्स नॉट द वे। और एनडीए का कोई फेस तो नहीं है चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर फिर नीतीश जी हैं। नीतीश जी। Yes, yes, that's very clear. विदाउट सेइंग। Yeah, goes without saying. नाइस। रिजर्वेशन को लेके आपका क्या ख्याल है? नॉट ओनली इन बिहार बट जनरली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, इकोनॉमिक बेस्ड? See, reservations is a very complex topic और बहुत इंडियन कॉन्टेक्स्ट की चीज़ है। राइट? यू डू नॉट फाइंड दिस इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज हमारे यहाँ जो सोशल स्ट्रक्चर्स रहे हैं उसमें ऐसा रहा है कि देर आर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव बीन डिसएडवांटेज क्योंकि सर्टेन कास्ट ग्रुप से आए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बहुत रीसेंट तक रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 10-20-30 साल पीछे चले जाएंगे, गाँव में चले जाएंगे तो दलितों की ऐसी हालत होती थी, छुआछूत होता था, वो साफ कपड़े नहीं पहन सकते थे, स्कूलों में उसी स्कूल में बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, उसी कुओं से पानी नहीं निकाल सकते थे। तो डिसएडवांटेज है ना, आपने उन लोगों को प्रोग्रेस करने का कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया। राइट? इफ यू आर, आप बोल रहे हो कि स्कूल नहीं जा सकते हो, बेसिक चीजें आप अवेल नहीं कर सकते हो, गाँव का पानी और ये और वो, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे? एंड हेंस बहुत जरूरी था कि ऐसे कुछ अफर्मेटिव एक्शन इनको बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेकर्स ने कहा कि कुछ अफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए कि ये जो पिछड़ गए हैं लोग, इनको कुछ आप एक्स्ट्रा कंसेशन दीजिए ताकि ये मेन स्ट्रीम में बाकी लोगों के बराबर आ पाए। राइट? एंड हेंस केम द रिजर्वेशंस फॉर एससीज एंड एसटीज स्टार्ट में, फिर 90 में ओबीसी का रिजर्वेशन आया, विच इज गुड इन प्रिंसिपल, इट्स वेरी गुड। नाउ द सेकंड, आई थिंक हम लोग उसके सेकंड फेज पे आना चाहिए, विच इज टू से कि अब इसका इफेक्टिवनेस क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एजुकेशन में देखते हैं, जो पहला कहीं भी
एजुकेशन में रिफॉर्म होता है, दैट इज टू इंश्योर कि सारे बच्चे स्कूल आए, जिसको हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं। हम कहते हैं जब तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम नहीं मतलब 98, 99, 100 पहुंचा पाएंगे तो क्वालिटी की बात करनी बेतुकी है। पहले बच्चे स्कूल पहुंचे तो उनका अटेंडेंस तो ठीक हो, फिर क्वालिटी की बात करेंगे। सेम हियर, तो रिजर्वेशंस आ गया, रिजर्वेशंस इंप्लीमेंट हो गया, रिजर्वेशंस की बेनिफिट्स बहुत सारे लोगों को मिली। अब उसकी इफेक्टिवनेस पे बात होनी शुरू होनी चाहिए। जैसे जब ओबीसी रिजर्वेशन आया 90 में, तो ठीक है, उस समय एक चूंकि बड़ा सोशल चेंज था, जैसे भी जिस फॉर्म में भी आया आ गया, अच्छी बात है। अब बात होनी चाहिए कि जो रोहिणी कमीशन वाली मैंने बात की, नाउ वी हैव द डेटा टू से कि 2600 में से करीब 980 कास्ट को कुछ बेनिफिट ही नहीं मिला आज तक। और 2600 में 100 कास्ट ऐसे हैं जिनको पूरी रिजर्वेशन का 25% बेनिफिट मिला, विच इज अ वेरी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ना। तो अब इसमें सब कैटेगराइजेशन होने चाहिए, मान लीजिए तो ओबीसी बीसी हुआ, तेलंगाना इनफैक्ट दे वेंट फर्दर, डिड वन मोर कैटेगराइजेशन, तो वो होना चाहिए टू से कि उसमें भी अब जितने पार्ट्स हैं सबको बराबर बेनिफिट मिले। देन टू से कि जब भी जैसे बीच में हम अभी अभी सेंसस जब होने वाला है, देन टू से कि जो सोशल ग्रुप्स अब डेवलपमेंट के स्टेज पे आ गए हैं विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लेट्स से सो कॉल्ड अपर कास्ट, सो दे शुड रिनाउंस दैट रिजर्वेशन बेनिफिट्स। उसके लिए फिर से प्रोटेस्ट और दंगा होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली, दैट्स द प्रॉब्लम। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली। नाउ प्रॉब्लम है कि ऐसे कास्ट भी हैं हमारे देश में जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा करते हैं, राइट, बट दे कीप प्रोटेस्टिंग कि हमको ओबीसी में डालो। जैसे जिसके पास घर है उनको इंदिरा आवास योजना मिलता है। सी वो एक दो इनएफिशिएंसी हो सकती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन पॉलिसी लेवल पे इनएफिशिएंसी होना वो गलत है। लीकेज इज वन थिंग, है ना, कोई भी स्कीम बनाएंगे 5% लीकेज होगा ही, मान के चलिए, लेकिन पूरी पॉलिसी ही गलत होना इज अ डिजास्टर। तो वो अवेयरनेस सोसाइटी में आनी चाहिए, बिकॉज अगर एक वर्ग ऐसा है जो बहुत संपन्न है उसी ओबीसी में और उससे कंपीट करना बाकी लोगों को मुश्किल है, तो दिख तो रहा है कि अच्छा ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, बट वो 27% एक्चुअली वो 5% को जा रहा है, बाकी 95 को तो कुछ नहीं मिल रहा है। क्रीमी लेयर की बात हुई तो क्रीमी लेयर आए, वो एक था इशू, उसको वो अच्छा स्टेप था, उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए हम लोगों को टू सी कि उस कास्ट ग्रुप्स में भी जो संपन्न हो गए हैं उनको हटाइए, उसी कास्ट का रिजर्वेशन रहने दीजिए, लेकिन उसमें भी कहिए कि जो एक्चुअली पिछड़े हैं उस कास्ट में उसको मिलना चाहिए, राइट। सेम विद दलित कास्ट ऑल्सो, राइट। एससी रिजर्वेशंस में भी आप देखेंगे अक्रॉस कंट्री जो बेनिफिट्स है बहुत स्क्यूड है। जैसे आप अलग अलग स्टेट्स में जाए, आप बिहार में जाएं तो जो पासवान्स हैं, जो रविदास हैं, उनको बेनिफिट्स मिला है दलित रिजर्वेशन का। बाकी बहुत सारे कास्ट हैं, मुसहर्स को देख लीजिए, जिनका हिस्ट्री है वो चूहे मार के खाते थे। चूहे मार के खाते थे? हाँ, मुसहर्स, उनका नाम ही मुसहर, मतलब खाना नहीं मिलता था। एग्जैक्टली। अभी भी उनके बदन पे आपको कपड़े नहीं मिलेंगे बिहार के गांव में, उनको नहीं मिला रिजर्वेशन का बेनिफिट। बहुत सारे ऐसे कास्ट है, मतलब अभी भी ऐसे गांव है बिहार में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा। बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम हुआ है, पहुंच गई है। तो आपको दलित कास्ट में भी देखना पड़ेगा कि ठीक है, पासवान और रविदास को तो काफी बेनिफिट्स मिला, मुसहर्स को नहीं मिला है ना, तो उसको कैसे कर सकते हैं। अब आप यूपी में भी जाइए, जो बहन जी का कास्ट है उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, रविदास का, है ना, रविदास कास्ट वहां पे जो है उसको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। तो दे हैव बीन एबल टू मूव सोशली अपवर्ड्स, सो एज टू से। लेकिन बाकियों को मिला क्या? ट्राइबल्स में भी देखिए, जैसे ट्राइबल्स में हम देखते हैं कि नेशनली जितने भी पोस्ट आते हैं, तो राजस्थान की मीना कम्युनिटी है एक, आप आईएएस की सीट्स देख लीजिए जो ट्राइबल्स में, उसमें ज्यादातर आपको मीनास दिखेंगे। तो बाकी जो ट्राइबल्स हैं दूसरे एरियाज के, दूसरे स्टेट्स के, उनका क्या? We must have these conversations on the effectiveness without compromising on the fact कि जो disadvantaged groups हैं उनके लिए special affirmative actions must continue. तो पॉलिसी लेवल पे हमेशा डिस्कशन रेगुलरली होना चाहिए। That is the sign of a healthy democracy. करेक्ट। जब हम उसको सिर्फ इस बात पे छोड़ दे कि अच्छा ठीक है, बहुत सेंसिटिव है, या लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे इसीलिए इसको नहीं कर पाएंगे, देन वी आर एसेंशियली गिविंग इन टू द साइज ऑफ दैट ग्रुप ऑफ पीपल। फिर तो किसी की भी संख्या अगर ज्यादा हो गई कल तो कुछ भी करवा लेगा हमसे। फिर तो यही हम कह रहे हैं ना कि अच्छा इनकी संख्या ज्यादा है तो ये कुछ भी करवा सकते हैं हमसे, विच इज नॉट द राइट थिंग। करेक्ट। डेमोक्रेसी फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या हमको नहीं पता अभी तक? नो, सी वी हैव एक्सपेरिमेंटेड विद एवरीथिंग। डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि एक दिन में कहीं से आ गया, राइट।
इनफैक्ट डेमोक्रेसी के रूट्स आप देखेंगे तो इंडिया में ही है। जो पहला रिपब्लिक बोलते हैं हमारा वैशाली था बिहार का। सो डेमोक्रेसी हमें वेस्ट से नहीं मिली है, इट्स रादर द अदर वे अराउंड। बट मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वर्ड्स यूज होते हैं, लेट्स से ये भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद निकल के आया। वी हैड ऑटोक्रेसीज, कम्युनिज्म हमने देखा, सोशलिज्म एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलिए या पॉलिसी बोलिए हमने देखा। और सब देखने के बाद लास्ट एटलीस्ट 100 years के इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद यू हैव रियलाइज्ड socialism fails as an economic principle, communism fails as an economic principle, communism essentially leads to dictatorship, yes, right, rule of one person, बहुत एग्जाम्पल्स है ना। सो फाइनली हम लोगों ने देखा है कि इट इज डेमोक्रेसी विच इन स्पाइट ऑफ इट्स फ्लॉज सब चीज बैलेंस हो जाता है उसमें। इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी बेस्ट है, गवर्नमेंट्स बदल पाते हैं, लोगों के हाथ में पावर रहती है, तो बेस्ट तो वही दिख रहा है, वर्क्स। करेक्ट। यू विल नेवर हैव अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या इकोनॉमिक प्रिंसिपल विच इज परफेक्ट। कैपिटलिज्म परफेक्ट है क्या? नहीं है। सोशलिज्म परफेक्ट है क्या? नहीं है। तो हम कुछ इसके पार्ट्स उठाते हैं, कुछ उसके पार्ट्स उठाते हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। आज पूरी दुनिया वैसे ही काम कर रही है। कोई भी कंट्री प्योरली कैपिटलिस्ट या प्योरली सोशलिस्ट नहीं है। यूएस भी हेल्थ केयर दिया ना उसने सबको, तो दैट्स नॉट कैपिटलिज्म, दैट्स सोशलिज्म। चाइना आज सबसे कैपिटलिस्ट पॉलिसीज अपनाती है, यू नो, इट्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, इंसेंटिवाइजेस दैट, राइट। So you'll have to take the best parts of everything. And having said that, democracy is a very good balancing of all of this. Understood. I don't see near future में democracy के अलावा आपको कोई और form of government. I don't think it's feasible even. आप टॉप 3 रिफॉर्म्स क्या देखना चाहोगे बिहार में? I think something should be done on ये जो अपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने, क्योंकि आप देखें बिहार जो 25 years से कम का जो पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा हो गया है बिहार में भी। सो बिहार इज द यंगेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री राइट नाउ। नाउ व्हाट इट एसेंशियली मींस, पोटेंशियल है दोनों चीज इट मींस। इतना बड़ा युवा वर्ग जब आपके पास होता है तो दोनों चीज है। अगर आपने उसको अच्छे से यूज कर लिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर तो बहुत बेनिफिट होगा, बिकॉज दिस इज द वर्किंग एज या ग्रोइंग पॉपुलेशन। लेकिन अगर उसी को आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया और ये डिसकंटेंट रहा तो दिस कैन बी अ लीड टू हेवर, करेक्ट। तो हेंस बहुत स्ट्रांगली सोचना चाहिए कि क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्या स्किलिंग का पाथ और क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएं ताकि इन लोगों को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर पाएं स्टेट के ग्रोथ में। अगर ये लोग कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं तो दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी ऑफ दैट स्टेट, करेक्ट। तो इसलिए नाउ अगेन एज आई सेड, अब उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, वो निश हमें ढूंढना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल हब ही बने, जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग हब ही बने, इंडिया में बहुत सारे ऑलरेडी बन चुके हैं। वो एजुकेशनल हब हो सकता है, मेडिकल हब हो सकता है, राइट। वो अगेन कोई न्यू टेक्नोलॉजी का हब हो सकता है, डेटा सेंटर का हब हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, बट यू विल हैव टू थिंक ओवर इट कि कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके अपना एक निश क्रिएट करके यहाँ पे हम यू नो वी बिकम दैट इकोनॉमिक पावर हाउस, दैट्स वन। सेकेंड, आई थिंक सोशली थोड़ा सा आई वुड वांट इट टू अगेन, जो मुझे लगता है बहुत कनेक्टेड, अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस आने लगेगा, थोड़ी एजुकेशन की स्टैंडर्ड्स अच्छी होगी, स्कूलिंग अच्छी होगी, लोग कॉलेजेस जाने लगेंगे, तो ये जो सोशल अवेयरनेस एंड जो एक तरह से बीइंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वाला पार्ट है ना, वो और होगा। कास्ट पे थोड़ी कम बात होगी, अभी बहुत ज़्यादा कास्ट पे बात होती है, वहाँ पे आप घुसेंगे 5 मिनट के अंदर लोग आपका कास्ट समझ जाएंगे, पता कर लेंगे। उससे बहुत ये मतलब हार्मफुल है ये पूरे स्टेट के लिए। अशोक महतो का अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो अमित लोधा के बारे में बता रहा था। वो बता रहा था कि अमित लोधा इसके लिए मेरे ऊपर इतना गुस्सा था क्योंकि दूसरे कास्ट का है, उसका दूसरे कास्ट का है। वहीं से कॉन्वर्सेशन ही चालू होगा। मैं भी काफ़ी डिबेट्स पे जाता हूँ, तो जो आरजेडी के प्रवक्ता होंगे, अगर आपने कुछ बोला तो सबसे पहले यही बोलेंगे ये अपर कास्ट है इसलिए सब बोल रहे हैं, इनग्रेंड है अंदर, मतलब पहला आर्गुमेंट उसका यही होगा। बाकी वो पॉइंट्स के लॉजिक पे जाएंगे ही नहीं, सबसे पहले ये एक्यूज करेंगे ये अपर कास्ट वाला इसलिए ऐसे बोल रहा है। सो आई वांटेड टू go beyond those conversations, which is थोड़ा एजुकेशन का उसमें मिक्स होगा, थोड़ा इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मिक्स होगा, तो मुझे लगता है जो सोशल कॉन्वर्सेशंस ये थोड़े बेटर हो जाएंगे। दैट्स सेकंड। थर्ड, आई वुड से अगेन बहुत लिंक्ड है नाउ, इससे एजुकेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ेगा तो लॉ एंड ऑर्डर में अपने आप सुधार आ जाएगा, आप देखिएगा, है ना। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी लिंक्ड। हेल्थ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आएगा तो हेल्थ में अपने आप सुधार आने लगेगा, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वेरी इंटरलिंक्ड, राइट।
विमेन एम्पावरमेंट हैज़ ऑलरेडी बहुत अच्छी हुई है वहाँ पे, क्योंकि पंचायत में जो रिजर्वेशन आया तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इतने हज़ारों हज़ार में नहीं निकल के आई, जो पहले घरों में रहती थी वो अचानक से मुखिया बन गई। अच्छा। सो दैट हैज़ बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अब वो पुलिस में है, तो आपको बिहार में से सड़कों पे पुलिस इतनी महिलाएं दिखेंगी, आपको किसी और स्टेट में इंडिया में नहीं दिखेगा, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो दैट प्रोग्रेस हैज़ हैपेंड। सो मे बी हेल्थ, सो अगेन ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंटरलिंक्ड। बहुत आप अलग कैटेगराइज करके नहीं बोल सकते हैं कि इस पे काम करने से सिर्फ यही इफेक्ट हो, एक पे काम करेंगे तो दूसरे अपने आप इफेक्ट होने लगेंगे। होपफुली सब अच्छा ही हो। और बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी, शो पर आने के लिए और बहुत खुल के बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। No, thank you, and I think very good conversation. Pleasure being here, right? And I hope you do very well with the foggy mirror, and I hope it goes places. So congratulations and all the best to you. थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टू होस्ट यू।